हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी नीट की प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग आज डिस्कशन करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की, जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का चैप्टर। और इसको मैंने अच्छे से पढ़ाने के लिए 4 पार्ट में डिवाइड किया है और आज पहला पार्ट हम करने वाले हैं। ये डिटेल्ड वीडियो की सीरीज है जिससे कि आपको ट्रेमेंडस बेनिफिट मिले और इसके बाहर से आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सारा सिलेबस मैं कवर कर रहा हूं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका पूरा काम बन जाएगा नीट फिजिक्स के लिए। तो आइए शुरू कर लेते हैं। और हाँ, इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उनको देखने के लिए मैं लिंक लगा रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो क्वालिटी है इन वीडियोस की वो ट्रेमेंडसली हाई है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं वहां से मैं कंटेंट को मैच कर रहा हूं। कई बार उनसे बेहतर कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है तो उससे बेहतर कंटेंट आप इसके अंदर पाएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इसका फायदा लेके अपना सिलेक्शन या डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो ये देखिए यहां पर, और अंत में 3 क्वेश्चन चैलेंज भी आजकल चल रहा है। जब मैं इस वीडियो को लास्ट में लेक्चर में पहुंचूंगा तो इसी टॉपिक पर बेस्ड 3 क्वेश्चन आपको दूंगा, जो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ये देखने के लिए कि भाई आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर 13 फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं। पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रेशर है, प्रेशर इन ए फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी, वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विद डेप्थ, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोगन फोर्स इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स एक्सेट्रा। इतनी बातें आज डिस्कशन के अंदर रहने वाली हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका अगर मुझे पीडीएफ मिल जाए तो पढ़ाई आसान होती है। तो ये पीडीएफ मिल जाएगा, बस आपको अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। कई बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लें। इसके स्टोर सेक्शन में चेक करें, कई आपको ऐसे हेल्पफुल मटेरियल मिलेंगे जो आपका नीट में सिलेक्शन पक्का करवा सकते हैं और आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा करा सकते हैं। तो अरविंद एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लें और स्टोर सेक्शन में चेकआउट करें। शुरू करते हैं आज की पढ़ाई को बेटा। तो स्टार्ट हो जाता है अपना फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड कहेंगे किसको? क्योंकि जो फ्लूइड होता है वो उसके ऊपर शेयर, जो टेंजेंशियली फोर्स हम लगाते हैं, वो शेयर प्रेशर कह लीजिए या फोर्स कह लीजिए, इसको विथहोल्ड नहीं कर पाता फ्लूइड। मतलब जैसे कि आप सॉलिड में लगाते हैं टेंजेंशियल फोर्स तो थोड़ा सा वो डी शेप टाइप हो जाता है। आपको जैसा मैंने लास्ट पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ाया, इस तरह से हो जाता है अगर फोर्स टेंजेंशियली है। लेकिन जब फ्लूइड होगा तो ये शेयर फोर्स या शेयर प्रेशर से ये विथ स्टैंड नहीं कर पाता और डी शेप हो जाता है, क्योंकि इसका शेप होता ही नहीं है। तो हमारी भाषा के लिए फ्लूइड किसे बोलेंगे आप? फ्लूइड बोलेंगे गैसेस को भी और लिक्विड्स को भी। तो लिक्विड और गैसेस दोनों मिला के फ्लूइड की श्रेणी में आते हैं, इसको दिमाग में आप रखिएगा। साथ में जो आइडियल फ्लूइड की बात की जाती है उसके लिए बोलते हैं वो फ्लूइड जो कि नॉन विस्कस हो और इनकंप्रेसिबल हो। हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्कोसिटी इसी चैप्टर में। तो नॉन विस्कस और इनकंप्रेसिबल हो तो वो आइडियल फ्लूइड बन जाते हैं। और यहां पर हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ने वाले हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती जाएंगी। प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर आपने पहले भी पढ़ा है। सिंपल बात करें तो प्रेशर जो किसी एरिया पे जब नॉर्मल फोर्स आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज ए प्रेशर। तो प्रेशर क्या हो गया? नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, आप देख पा रहे हैं। और अगर एरिया बहुत छोटा है तो प्रेशर की वैल्यू लिमिटिंग प्रोसेस यूज कर लेंगे लिमिट का, और वैल्यू हो जाएगी डीएफ अपॉन डीए। तो ये बहुत छोटे एरिया पे लगने वाला प्रेशर है, एफ अपॉन ए नॉर्मल फोर्स रहने वाला है। अब आप देखेंगे फ्लूइड के अंदर क्या होता है। यहां की बात कर लें पहले कि अगर फोर्स हम सेम रखें और एरिया घटा बढ़ा दें, तो आप जानते हैं कि फोर्स अगर एफ है, एरिया बड़ा है, या फोर्स वही है और एरिया छोटा है। तो यहां देखेंगे प्रेशर जो है P1 से P2 का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो सेम फोर्स हमारा डिफरेंट प्रेशर क्रिएट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन दी एरिया। ये बात समझ में आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां इसके जो यूनिट्स की एसआई यूनिट की बात करें तो ये पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर। और जो प्रेशर क्वांटिटी होती है इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। ना ये वेक्टर है ना ये स्केलर है, ये टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब फ्लूइड के अंदर कोई भी बॉडी आप डालते हैं तो
तो जो प्रेशर एक्ट करता है बेसिकली, जैसे ये फ्लूइड है, इसके अंदर एक बॉडी डाली, तो प्रेशर का जो डायरेक्शन होता है वो हर दिशा में हो जाता है। तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन इस प्रेशर की नहीं होती, आप कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन इस प्रेशर की नहीं दे सकते हैं। इस वजह से इस क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन दे पाते तो हम वेक्टर बोलते, मैग्नीट्यूड तो निकालते ही निकालते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका पक्की तौर पर कोई डायरेक्शन आप ना दे पावे, और मैग्नीट्यूड तो है ही लेकिन फिर भी कहीं भी डायरेक्शन हो जावे, तो उसको क्या हर जगह हर डायरेक्शन में डायरेक्शन हो जाए, हर तरफ डायरेक्शन हो जाए, तो ऐसी क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं। और प्रेशर को आप टेंसर क्वांटिटी डील करते रहिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रेशर को लेके, फटाफट ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, यूनिट्स बात कर ली थी, पास्कल होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें, ml-1 t-2, और यहां बात कर ली कि एट ए पॉइंट प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस एंड ए डेफिनिट डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विथ प्रेशर, सो प्रेशर इज ए टेंसर क्वांटिटी। जो मैंने बातचीत अभी की है ये आप समझ गए होंगे। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, तो इसके ऊपर जो पूरा एक एनवलप है एयर का, एयर कह लीजिए एटमॉस्फेयर का, वो एटमॉस्फेयर अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। तो अर्थ की सरफेस पर और सी लेवल पर इस प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर एट द सी लेवल। और इसकी जो और प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं प्रेशर की, उसमें देखिए एटमॉस्फेयर में प्रेशर को बताते हैं, बार में बताते हैं, टॉर में बताते हैं, और मिलीमीटर ऑफ Hg जो लिखा हुआ टॉर में बताते हैं। तो इनमें कुछ रिलेशन छोटा मोटा है, उसको भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब हो गया 1.01 10⁵ पास्कल। ये जो सी लेवल पर प्रेशर लगता है इसको 1 atm कहते हैं। तो ये 1 atm का मतलब हो गया 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। उसी को आप 1.01 बार कह सकते हैं, और उसी को 760 टॉर बोल देते हैं। ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी की बातचीत चल रही है हाइट की। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, जो कहीं पर आवे तो इसको आप सेटल कर पाए। और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो अर्थ की सरफेस पर मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं आपका प्रेशर गिरता है। जैसे माउंटेन्स वगैरह में चले जाएं आप, तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर धरती की सरफेस से कम हो जाता है। और वो कई जगह आपने देखा होगा कि लोगों को ब्लीडिंग वगैरह नाक वगैरह से शुरू हो जाती है, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम, अंदर का प्रेशर ज्यादा। खैर, उस वजह से वो दिक्कत होती है। तो हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। अगर हिल स्टेशन बहुत ऊंचाई वाली जगह पर हम जा रहे हैं तो समझ गए कि ऊंचाई वाली जगह जाने पर प्रेशर घटेगा। कुछ इंटरेस्टिंग बातें और करते हैं। जैसे मान लीजिए एक यहां पर एक लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड में अगर मैं इस पॉइंट P पर प्रेशर निकालना चाहूं तो कितना प्रेशर होगा बेटा? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहां पर काम कर रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से, वो प्रेशर प्लस इसकी जो हाइट है ना h के साथ डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इंटू जी। दिस इज द प्रेशर एट P पॉइंट। ये P पॉइंट लिखे, प्रेशर यहां पर आपको कितना मिलेगा, P0 प्लस H रो जी। P0 हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर और H रो जी लिक्विड का प्रेशर हो गया। यहां पर जो डेंसिटी यूज हुई है वो लिक्विड की डेंसिटी है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक का मतलब समझ लीजिए एब्सोल्यूट प्रेशर जो लिक्विड से जो लग रहा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये 3 बीकर्स हैं अलग अलग शेप के, तीनों में लिक्विड भरा हुआ है, सबकी हाइट सेम है, H इज सेम, सबके लिए तीनों में हाइट सेम है, समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं PA यानी इसके बॉटम पर जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा बेटा, वो तीनों में इक्वल लगेगा। जबकि इसके अंदर जो लिक्विड है उसका वेट इक्वल नहीं होगा। यहां देखिए ये अंदर की तरफ मुड़ा है, वेट कम होगा B से, और B का वेट कम होगा लिक्विड का C से, क्योंकि ये फैला हुआ है, ज्यादा लिक्विड आ जाएगा, ज्यादा वेट हो जाएगा। तो वेट इज नॉट इक्वल, इसका सबसे कम उससे ज्यादा B का, उससे ज्यादा C का, लेकिन प्रेशर इज इक्वल। तो आप ये मत समझ लेना कि सर ये वेट तो इतना लगा है और ये एरिया ले लिया, फोर्स अपॉन एरिया लगा दिया और ये यहां पर हमारा प्रेशर भी चेंज होना चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। प्रेशर
की कहानी एच रो जी पर डिपेंड करती है। तो इफ द हाइट इज सेम, हाइट अगर डिफर होगी तो प्रेशर डिफर होगा। हाइट डिफर नहीं है, इसलिए प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द बीकर्स विल बी सेम, बट द वेट ऑफ द लिक्विड्स विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन दी कितना लिक्विड किसके अंदर भरा हुआ है। मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अगली बात और करते हैं, अगर एक ट्यूब ले लेते हैं जो कॉन्टिन्यूअस है और अलग अलग शेप के हम यहां पर कुछ बीकर्स कह लीजिए या शेप की नलियां लगा देते हैं, ट्यूब लगा देते हैं। जब इसमें हम पानी या लिक्विड डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सबकी हाइट सेम आती है। देखिए सबकी हाइट इक्वल है। पानी किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। इसमें देखिए पानी ज्यादा आ रहा है और इसमें बड़ा कम आ रहा है, इसमें बड़ा कम आ रहा है, लेकिन हाइट सबकी सेम है। क्योंकि अगर और हाइट यहां पर लेंगे प्रेशर तो प्रेशर सेम मिलेगा। केवल यहीं लेने की बात नहीं है, यहां ले लेंगे एक ही हाइट पर तो भी प्रेशर सेम मिलेगा। कहीं ले लें, बस यहां से हाइट सेम होनी चाहिए। तो प्रेशर, इसका प्रेशर अगर P1 है तो इसका भी P1 होगा, इसका भी P1 होगा, इसका भी P1 होगा, इसका भी P1। इसका अगर P2 है तो इसका P2 होगा, इसका भी P2 होगा, इसका भी P2 होगा, इसका भी P2 होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। क्योंकि अगर प्रेशर डिफरेंस कहीं मिला तो लिक्विड तो मूव करेगा ना, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, तो वो रेस्ट पर रह ही नहीं पाएगा, मूव करके चला जाएगा कम प्रेशर की जगह। और यहां पर जो लिक्विड है वो रेस्ट की पोजीशन पर है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि सारे प्रेशर, हर जगह प्रेशर सेम है, कोई मूवमेंट ऑफ लिक्विड नहीं है। हाँ, हाइट पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने बोला कि यहां पर प्रेशर कुछ और यहां से हाइट आपने ऊपर से हाइट जो बढ़ाई, ऊपर से हाइट, नीचे से नहीं देख रहे हैं, ऊपर से उसके सरफेस से, वो हाइट देखते हुए यहां की हाइट कम और यहां की हाइट ज्यादा। तो इतनी हाइट सब में सेम थी तो P1 P1 P1, और इतनी हाइट सब में सेम थी तो P1 नहीं P2 P2 P2, क्योंकि प्रेशर तो बदला लेकिन एक ही जैसा है। यहां पे प्रेशर अगर 1 है तो यहां पे प्रेशर समझ लीजिए 2 है। ठीक है, ये पकड़ के रखिएगा, कंफ्यूजन कई बच्चों को हो जाता है, नहीं होना चाहिए। गॉज प्रेशर की बात करेंगे, आगे भी हम लोग बात करेंगे, एक बार रिपीट करेंगे इसको। गॉज प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, प्रेशर में से एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा दीजिए। ये P0 क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर जो प्रेशर बनता है वो एच रो जी आपका बनता है गॉज प्रेशर। तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। एब्सोल्यूट प्रेशर में से, ये एब्सोल्यूट मतलब टोटल प्रेशर, आगे बात आएगी दोबारा, और उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा दीजिए तो जो प्रेशर बचेगा दिस इज ए गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटाने के बाद। एक बार रिपीट हल्का सा करते हैं कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम लोग चर्चा कर चुके थे। सी लेवल पर ये प्रेशर था 1 atm इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। और बार टॉर में क्या रिलेशनशिप थी ये भी आपका यहां पर लिखा हुआ है। फिर ये देखिए, फ्लूइड प्रेशर एक्ट्स परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस। मैंने जैसे बताया था कि अगर फ्लूइड में आप कोई ब्लॉक डाल दो या कुछ भी डाल दो तो हर जगह जो प्रेशर है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता आपको मिलेगा। कैसा भी शेप हो, वहां पर जो प्रेशर उस पर लगेगा, जैसे इस ब्लॉक पे लग रहा है, वो हमेशा उसकी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करेगा प्रेशर। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में। ठीक है, ये बात भी आपने पकड़ ली होगी। और जो गॉस प्रेशर की मैं बात कर रहा था, ये देखिए गॉस प्रेशर है। गॉस प्रेशर का मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी हम इसको प्रेशर को मेजर करने के टूल्स भी देखेंगे, बैरोमीटर या मैनोमीटर, वहां भी समझदारी का परिचय देंगे कि गॉस प्रेशर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई ऐसे मैनोमीटर लिया है, अभी देखेंगे मैनोमीटर क्या होता है। और इस तरीके से मान लीजिए कोई प्रेशर आया, यहां लिक्विड भरा हुआ है, तो जो प्रेशर यहां पे लेते हैं टोटल कितना आ जाएगा, ये मान लीजिए इस लेवल तक की बात कर रहे हैं और इतना, तो ये वैल्यू हो गई प्रेशर, टोटल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये हाइट अगर h है तो h रो जी। अब जो गॉस प्रेशर होता है, गॉज प्रेशर, वो एब्सोल्यूट यानी पीटी में से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा दें तो जो एच रो जी वैल्यू होगी, दिस इज द गॉज प्रेशर।
उम्मीद है आप इस बात को पकड़ पा रहे होंगे। टोटल प्रेशर, जिसे एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, टोटल प्रेशर में से आप क्या करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा दें, जो वैल्यू बचेगी वो कहलाएगी गॉस प्रेशर। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इस पे मैं जोर डाल रहा हूं। चलिए एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सरल है, आसानी से हो जाएगा ऐसा लगता है। तो एन एयर कंटेनर हैज डायमेंशन ऑफ 4 मीटर इंटू 5 मीटर एंड हाइट ऑफ दिस वन LBH दिया हुआ है। फाइंड द वेट ऑफ द एयर इन द कंटेनर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये देखिए यहां की बात अगर मैं करूं, वेट हमें निकालना है, वेट ऑफ द एयर इन द कंटेनर, तो हम पहले निकालेंगे वॉल्यूम इन द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ एयर। वो कंटेनर में कितनी आ जाएगी, LBH, तो 4 इंटू 5 इंटू 3, ये आ गया 60 मीटर क्यूब। फिर मास ऑफ एयर कितना हुआ इन द कंटेनर, वो हो जाएगा रो एयर इंटू V एयर। और रो एयर यहां पे कितनी दे रखी है, ये देखिए, टेक द डेंसिटी ऑफ द एयर एंड वाटर 1.2 और 10 की पावर 3, तो ये वैल्यू हो गई बेटा 1.2 इंटू 60, यानी 72 kg की हवा या एयर का मास है। अब बात करते हैं वेट ऑफ द एयर। तो वेट ऑफ एयर क्या होता है, मास ऑफ एयर इंटू G, तो 72 इंटू 9.8, और ये वैल्यू हो गई 705.6 न्यूटन। ये पहले वाले का बेटा आंसर आ गया है। सवाल इसी था, लेकिन फिर भी नंबर 2 की बात करते हैं, और नंबर 2 मैं बाजू में करना चाहूंगा, इसके इधर ले लेते हैं। वॉट इज द वेट ऑफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का वेट। ऑल्सो फाइंड प्रेशर एट द बेस, हमें एक दो चीजें निकालनी है, प्रेशर एट द बेस ऑफ द कंटेनर ड्यू टू दिस वेट। नंबर 2 पकड़ते हैं, हमें निकालना वाटर का वेट। तो वेट ऑफ वाटर क्या रहा, उसकी वैल्यू हो गई मास ऑफ वाटर इंटू G। मास ऑफ वाटर का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू G। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 10 की पावर 3, वॉल्यूम ऑफ वाटर वहां से निकाला था जो कि 60 के बराबर है, और G होता है 9.8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। ये तो आ गया वेट ऑफ वाटर। प्रेशर ड्यू टू दिस वेट, तो प्रेशर क्या रहा इसकी वजह से, F अपॉन A। तो हमने फोर्स पकड़ा, कितना लग रहा है, वेट के बराबर 5.9 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन एरिया ले लिया विच इज 20, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.95 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर रहा। ये जो आपने पानी भरा है, ये इसके बॉटम पर कितना प्रेशर दे रहा है। अगली बात करते हैं नंबर 3 की। थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं और नंबर 3 की बात करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। लिखा है व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड फोर्स ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर ड्यू टू एयर प्रेशर ऑफ 1 atm। तो एयर प्रेशर की वजह से डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गया, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर, एयर प्रेशर इंटू सरफेस एरिया, F इज इक्वल टू P इंटू A। तो यहां पर प्रेशर कितना था, 1.013 इंटू 10 की पावर 5, और एरिया ऑफ बेस की बात करें तो 4 इंटू 5। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन आ जाएगी। ये आपका बेटा आंसर बन जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग अगली बात करते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड की। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, पूरा नहीं दिखेगा, यहां तक लाना होगा। तो इसको आप नोट कर लें बेटा, फिर हम लोग अगली बातचीत करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं
और अब आप क्लैरिटी से नोट कर लेंगे। चलिए अगली बातचीत करते हैं जहां पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बातचीत की जाती है। तो ये रही डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी क्या आप जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, फिजिकल डेंसिटी की बात हो रही है, और मास अपॉन वॉल्यूम डीएम अपॉन वी, और इसकी यूनिट के किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन हो गई ml माइनस 3t की पावर 0, और सीजीएस यूनिट हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये पकड़ के रखिए, कई जगह इसको चेंज करने के लिए इस्तेमाल होगा। एक दूसरा टर्म आता है जिसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहां पर देखिए मैंने सारा ध्यान से हाईलाइट किया हुआ है, इसको रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका ये रिलेटिव डेंसिटी रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो रेशियो आता है इसे हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी एक रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये एक शुद्ध नंबर होता है कि आप डेंसिटी ऊपर रखिए और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रख दीजिए। जो वैल्यू आ गई वो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी आपकी बन गई। एक अच्छी बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी 2 दे रखी है तो सीजीएस सिस्टम में आप सीधे उसकी डेंसिटी रो लिखें या डी लिखें, उसकी कैसे कह सकते हैं 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यही वैल्यू के आगे सीजीएस सिस्टम में लग जाता है। और ऐसा जो कि उसको चेंज करेंगे जब आप एसआई सिस्टम में किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसको अगर आप रो लिख रहे हैं इन एसआई सिस्टम, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब। तो ये बात ध्यान रखने की है, ये कहीं पर आरडी दे रखी है रिलेटिव डेंसिटी, तो सीजीएस सिस्टम में वही उसकी डेंसिटी हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये यह सारी चीज मेंशन है, आप देखेंगे तो, जिससे कि आपको कुछ छूटे ना। तो ये यहां पर मेंशन है। एसआई यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो डेंसिटी ऑफ वाटर सीजीएस में 1 होती है, एसआई में 1000 होती है। इसको ध्यान रखिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सीजीएस सिस्टम में 1, एसआई सिस्टम में 1000। खैर ये रिलेटिव डेंसिटी की बात आप सीख पाए। एक कदम और आगे, बहुत ही सरल सवाल, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.8, फाइंड द एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ ऑयल इन सीजीएस एंड एसआई। तो इन सीजीएस सिस्टम आप जानते हैं, जो ये फिगर लिखी है वही 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वही वैल्यू हो जाती है। अभी बातचीत चल रही थी आपसे, रिलेटिव डेंसिटी दी है तो सीजीएस में वही वैल्यू हो जाएगी। अब एसआई सिस्टम में क्या होगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 0.8 इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और आपने किया तो ये 800 आ गया बेटा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए ये इसलिए कि आप इसको संभाले रहें। मेरे ख्याल से बहुत आसान सी बात है, 100% आप तक पहुंची होगी। नोट जरूर बनाते रहिएगा छोटे छोटे। आगे बात करते हैं कि अगर हम लोग 2 लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं, एक कंटेनर लिया, एक लिक्विड और दूसरा लिक्विड, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो उसकी फाइनल डेंसिटी क्या हो सकती है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो मिक्सिंग के 2 तरीके इस्तेमाल किए गए हैं यहां पर। केस 1 ये है, केस 2 इसके बाद है। एक बीकर में 2 लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, जो मिक्सिंग हो रही है वो 2 लिक्विड की है, एक की डेंसिटी ρ1 है, एक की डेंसिटी ρ2 है। अलग अलग डेंसिटी का लिक्विड है और उसका मासेस भी अलग अलग है, कोई 2 किलोग्राम है तो कोई 4 किलोग्राम है। ये किलोग्राम में मिक्सिंग चल रही है। अगली केस 2 बात करेंगे तो वॉल्यूम की बात करेंगे। समझ गए ना, 2 लिक्विड्स, एक की डेंसिटी ρ1, एक की ρ2, है ना, जैसे दूध में पानी मिलाते हैं समझ लो। ये जो अब तो हम लोग तो मदर डेयरी या अमूल का लेते हैं, लेकिन वैसे तो दूध देने जो घर पे आते हैं, अगर उन्होंने भाई दूध की डेंसिटी कुछ और है, पानी की डेंसिटी कुछ और है, और उनके अलग अलग समझ लो मास मिला दिए मासस के हिसाब से, तो वो आपकी नई जो दूध में पानी मिला हुआ है उसकी डेंसिटी कुछ और हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, रो, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। मास हो गया m1 प्लस m2 और वॉल्यूम दोनों का पानी और दूध का मिलकर हो गया v1 प्लस v2। तो m1 प्लस m2 मास हो गया m1 अपॉन ρ1, v1 जो हो गया वॉल्यूम हो गया मास अपॉन डेंसिटी,
प्लस M2 अपॉन रो टू। तो इस फॉर्मूले को हम ध्यान रखेंगे, ये किसकी है, जो मिक्सचर बना है उसकी डेंसिटी है जो आपने मिलाया है, ठीक। और यहां पर अगर आपका मासेस इक्वल हो जाए, देखिए M1 बराबर M2 अगर हो जाए, सेम मासेस को मिक्स किया जाए, तो जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आती है वो 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2 आ जाएगी, अगर मासेस दोनों इक्वल हैं तो। और इक्वल नहीं है तो ये कहानी चलेगी M1 प्लस M2 और टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसको याद रखिए क्योंकि तेजी से निकालना होता है, तो जितने स्टेप आपके बच जाएं उतनी अच्छी बात है। खैर, अब अगली केस 2 की बात करते हैं बेटा, जहां पर वॉल्यूम की मिक्सिंग की जा रही है। रो 1 रो 2 दो डेंसिटीज हैं और V1 V2 वॉल्यूम मिलाया गया, एक को 1 लीटर मिलाया, एक को 2 लीटर मिलाया, अलग अलग वॉल्यूम हो गए। तो अगेन रो तो वही होगा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, M1 प्लस M2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला हमारे लिए काम का हो जाएगा, रो 1 V1 प्लस रो 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए जब वॉल्यूम अलग अलग मिक्स किया जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कहानी चल रही है, ठीक। और यहां पर अगर वॉल्यूम बराबर हो जाए, देखिए, तो उस समय रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2। अगर सेम वॉल्यूम की मिक्सिंग है, 1 लीटर कुछ और है, 1 लीटर कुछ और है, तो इसकी डेंसिटी सिंपली दोनों की डेंसिटी का आधा, रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2। तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ पाए होंगे। ध्यान रखिएगा ये सब, क्योंकि जब ये सवाल आते हैं तो झट से निकालने होते हैं, बस टॉप ऑफ द माइंड होना चाहिए। उसके लिए नोट्स बनाने जरूरी हैं, पन्ने उठाइए, 2-2 पन्ने पे नोट्स बनाते चलिए। और मैं सारी चीज कवर करा रहा हूं, एक भी सवाल इससे बाहर से नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पूरा सिलेबस ही हम पढ़ रहे हैं, बाहर से आएगा तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से मैं कह पा रहा हूं। खैर, आगे के सवाल को पकड़ते हैं। 2 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो 1 रो 2। तो ये साहब यहां लिख लो, रो 1 हो गया रो, और ये रो 2 है जो कि है 3 रो के बराबर। हैविंग वॉल्यूम्स, V1 है बेटा 3V और V2 है बेटा V, आर मिक्स टुगेदर, फाइंड डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है, अभी पीछे फॉर्मूला देखा था, रो 1 V1 रो 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला हमने पीछे देखा है, इसी को लगा दीजिए। तो रो 1 की वैल्यू हो गई, देखिए रो, V1 हो गया 3V, फिर रो 2 हो गया 3 रो, वॉल्यूम हो गया V, और दोनों का वॉल्यूम जोड़ेंगे तो 3V प्लस V। तो नीचे 4V आ जाएगा, ऊपर देखिए कितना आ गया, V कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 6 रो अपॉन 4। ठंडे दिमाग से देखिएगा, 3/2 रो आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपके पास सवाल आ जाएंगे जो होंगे बहुत सरल, बस आप शांति बनाते हुए जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करना है आपको। मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी क्या होता है, इसको आप नोट कर पाए होंगे। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो उससे डेंसिटी पे क्या फर्क है, ये सब बातें पूछी जाती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, आप जानते हैं जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है, जब वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी बदल जाएगी। इसी बात को यहां पर चर्चा में सेंटर पॉइंट, सेंट्रल आइडिया रखते हुए बात की गई है। तो देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है कि डेंसिटी रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, हम देख चुके हैं। डेंसिटी आफ्टर इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर बाई डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा से टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो जो डेंसिटी मिली है उसको रो 1 लिखा है। और इनिशियल वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी क्या था, जो इनिशियल वॉल्यूम था उसकी डेंसिटी क्या थी, वो रो है। ये टेम्परेचर बढ़ने के बाद रो 1 और पहले रो, और वॉल्यूम क्योंकि इसका उल्टा चलता है इसलिए ऊपर आ जाएगा V और नीचे V डैश। ये देख रहे हैं ना, रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहां पर V अपॉन V डैश के बराबर। बात समझ में आ गई। V लिखा और V डैश को ले दिया V प्लस dV, क्योंकि कुछ वॉल्यूम बढ़ गया होगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ, और इस dV का हमने थर्मल कोफिशिएंट से वैल्यू निकाली V गामा डेल्टा थीटा। ये गामा क्या है, द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होता है। तो V गामा डेल्टा थीटा, ये देखिए यहां पे वैल्यू लिख दी गई है। अब रो डैश अपॉन रो, देखिए V कॉमन लेके काट दिया, 1/1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा, और इसी से देखिए फॉर्मूला बना लिया है। अब इसको याद रखिए हमेशा
कि रो डैश टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ाने के बाद जो डेंसिटी मिल रही है वो है रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। इस नीचे वाले न्यूमिनेटर को बाइन्यूमल यानी उल्टा पावर ले लेंगे, -1 आ जाएगी। ये देखिए, ये आप समझते होंगे, एक जगह बता देंगे, आगे आप ध्यान रख पाएंगे। जैसे ऐसे लिखा हुआ है ना, देखिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रो 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा की पावर -1, और बाइन्यूमल क्योंकि छोटी क्वांटिटी है बाइन्यूमल से खोल दीजिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा के। तो ये आप इसको भी फॉर्मूला, ये आसान लगता है याद कर पाना, इसको ऐसे पकड़ सकते हैं। यहां पर थोड़ी सी बाइनोमियल थ्योरम लगा दी गई है। तो ये रो, और यहां पे दिख रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर ये 1 में से घट रहा है, इसका मतलब है डेंसिटी घट रही है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी घट रही है, ये बात दिख गई। तो रो डैश इक्वल टू रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, या रो इंटू 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा थीटा। बात आप पकड़ पाए होंगे। अब अगला देखते हैं कि ये टेम्परेचर का इफेक्ट था, अब प्रेशर का इफेक्ट डेंसिटी पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो। आइए अगली बात देखते हैं कि जब आपने इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, प्रेशर बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जब प्रेशर आप बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी बढ़ जाती है। भाई कोई वॉल्यूम इतना है, जब प्रेशर बना इतना रह गया, जब वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ गई। ये सेंट्रल आइडिया हो गया, फॉर्मूला भी यही शो करेगा। तो रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी, ये हम समझते ही थे। अगेन वही चक्कर जो पीछे किया था कि प्रेशर बढ़ाने के बाद जो डेंसिटी है वो रो डैश है, प्रेशर जब नहीं था मतलब इनिशियल डेंसिटी वो रो थी। तो इसको वॉल्यूम से, जैसा हमने देखा था, इसका वैल्यू वी अपॉन वी डैश हो जाएगा, वी अपॉन वी प्लस डीवी। और अब जो डीवी है वो हम जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़े हुए थे, उसका जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे, समझ लीजिए, उसको लगा देते हैं बी इज इक्वल टू माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। यहां से हम लोग डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लेते हैं और डेल्टा वी की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, जो कि आ जाएगा डीपी अपॉन बी इंटू वी माइनस साइन के साथ। तो वी अपॉन दिस वैल्यू हो गई, रो डैश अपॉन रो क्या हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस डीपी अपॉन बी। ये डीपी क्या है, डीपी को डेल्टा पी समझ सकते हैं, जब छोटा चेंज होता है तो डीपी लिख देते हैं, वरना डेल्टा चलता रहता है। अब ये फॉर्मूला हमारा बन गया। ये डीपी क्या है, चेंज इन प्रेशर, बी क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लिक्विड। ये आप बिल्कुल पकड़ पाए। तो फॉर्मूला हो गया रो डैश इक्वल टू रो अपॉन 1 माइनस डीपी अपॉन बी। फिर यहां बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए, तो यहां पर देखिए प्लस आ गया। अब इससे आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाएंगे उसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहां देखिए प्लस हो रहा है ना, तो ये डेंसिटी बढ़ गई। तो रो इज इक्वल टू रो 1 प्लस डीपी अपॉन बी। ये फॉर्मूले छोटे छोटे दिमाग में रहने चाहिए, ऐसे जब पढ़ते हैं तो समझ में ही आ रहा होता है। लेकिन जब सब पूरा कोर्स पढ़ लेंगे, वो भी 3 घंटे में, मोटे तौर पे 97 चैप्टर्स, तो खेल कुछ और होता है ना। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी रहते हैं जो आप खुद बनावेंगे। खैर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी आप समझ पाए कि प्रेशर का इफेक्ट डेंसिटी पर क्या होता है। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब यहां पर वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विद डेप्थ, देखिए डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता जाता है। अगर मैं यहां एक लिक्विड भर दूं आपको समझाने के लिए, और अभी मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ नहीं ले रहा हूं और लिक्विड यहां से भरा है, सपोज करें ऊपर से ही भर दीजिए, चलिए कोई नहीं। अगर इस पॉइंट पर हम प्रेशर निकालना चाहते हैं तो इसकी हाइट ले लेते हैं, यहां से कितनी है, तो यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा, एच रो जी। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये खुला ढक्कन नहीं है, सपोज करिए इसकी लिड लगी हुई है, लिड का मतलब इसका ढक्कन लगा हुआ है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मतलब नहीं है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता, अगर ये ओपन होता ढक्कन, तो अगर ये ओपन होता, ये लिख दीजिए ओपन और ये लिख दीजिए क्लोज्ड। तो ओपन अगर होता तो यहां पर प्रेशर निकालते अगर आप, तो इसकी वैल्यू हो जाती P इज इक्वल टू P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है इसके ऊपर, प्लस एच रो जी। ये इसका एब्सोल्यूट या टोटल प्रेशर होता, और यहां पे क्लोज्ड है यानी इसका ढक्कन लगा हुआ है। ढक्कन तो समझते ही हैं, कोई डिब्बा है उस पर ढक्कन लगा हुआ, क्या दिक्कत। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ढक्कन के ऊपर लगेगा, लिक्विड पे कहां लग पाएगा। बात पकड़ में आ गई होगी। और खुला है, लिड नहीं है उसकी, ढक्कन नहीं है, तो उसके लिक्विड पे ही तो प्रेशर पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा भाई, वो भी तो दबा प्रेशर दे रहा है। तो ये बात आप यहां समझ गए, बड़ी काम की बात है और आगे चलती रहेगी। यही जो मैंने बात की थी कि अगर ये ओपन है, ये देखिए ओपन है, तो जो प्रेशर
पी टोटल आएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जीएच आ जाएगा, जो मैंने अभी दिखाया था। अब इन दो पॉइंट के बीच अगर प्रेशर का डिफरेंस निकालना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, पीए पीबी लें, घटा दें। पीए क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा के मान रहे हैं, मान भी लोगे तो कट जाएगा अंत में। रोजी अगर मान लीजिए ढक्कन खुला है तो पी नॉट भी लिख दो, और पीबी की बात करो तो H2 रोजी प्लस पी नॉट। समझ पा रहे होंगे, पी ए बी के बीच का डिफरेंस पीबी माइनस पी ए, जब आप घटाएंगे तो सारी वैल्यू कट जाएगी और यहां क्या बचेगा, H2 माइनस H1 इंटू रोजी, और H2 माइनस H1 अगर H है तो ये H रोजी बचेगा। यानी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस अगर लेना है तो H रोजी लिख सकते हैं, और ये प्रेशर डिफरेंस है इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिफरेंस में तो प्रेशर सेम रहता, कट जाता है। ये बात आप पकड़ पाए होंगे और इसको ध्यान रखिए, बड़ी आसान सी बात है, थोड़ा लॉजिक क्लियर होना चाहिए। इसी बात को अगली स्लाइड में देखिए मेंशन किया गया है, वही जो मैंने समझाया, पीबी माइनस पीए इक्वल टू एच रो जी। अब यहां पर एक ग्राफ दिखाया है कि जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी होता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्या होता है, जैसे हाइट आप 0 भी कर देंगे तो उस समय पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नॉट। यही इस ग्राफ में दिख रहा है कि ये देखिए हाइट आपने 0 कर दी है तो उस समय आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिला है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ाते गए आपको स्ट्रेट लाइन कर्व मिल गया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है। एच और पी में जब खींचेंगे तो ये इक्वेशन आपको मालूम है mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का ये स्लोप, बाकी बातें शायद जान पहचान में आपके होंगी, ये स्ट्रेट लाइन होती, उसी तरीके से ये लिखा गया है। तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, ये प्रेशर है, ये हाइट है, और इन दोनों के बीच में इस तरह का ग्राफ आपको मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को पकड़ पाए होंगे। अगली बात फिर से देखते हैं कि प्रेशर को लेके कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो शुरू में एक बार हम लोग देख चुके हैं, दिमाग को टेस्ट कर लेते हैं, चलिए कोई चीज छूटे ना इसलिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विथ फ्लूइड प्रेशर। तो एट ए पॉइंट इन द लिक्विड कॉलम द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। जैसे हमने देखा था कि कहीं भी प्रेशर लगेगा तो प्रेशर की डायरेक्शन सभी डायरेक्शन में, कोई भी चीज डाल दें आप, रेक्टेंगुलर कोई पार्ट है या स्फेरिकल है, तो उसमें क्या होगा, जैसे बात याद दिलाने के लिए, इस पे प्रेशर हर डायरेक्शन में लगता है फ्लूइड के अंदर। तो एट ए पॉइंट इन द लिक्विड कॉलम द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट सेम इन ऑल डायरेक्शन। इन ए लिक्विड प्रेशर विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। प्रेशर सेम का मतलब है कि ये लिक्विड है, और अगर आपने यहां हाइट पकड़ी h और यहां भी हाइट पकड़ी h, तो इस पॉइंट ए और बी दोनों पर प्रेशर सेम आएगा, क्योंकि जो इसका टॉप लेवल है सरफेस, उससे दोनों की हाइट सेम है। तो प्रेशर विल बी सेम एट द सेम लेवल। ए बी सी डी कुछ भी हो, अगर लेवल सेम है तो सब पर प्रेशर सेम मिलने वाला है। अगली बात, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। जैसे यहां फोटो बनाई गई है कि जो वेसल का किस शेप की है, कितना फ्लूइड कंटेन करती है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तीनों में हाइट सेम है, ये HA HB SC, अगर हाइट हमारी सेम है तो आप यहां पर जो प्रेशर देख रहे हैं ABC पर, वो सेम होने वाला है। हाइट अगर बदलेंगे तो अलग होगा, या ये देखिए कॉन्टिन्यूटी में है तो बात आप समझ गए होंगे, ज्यादा खींचने से कोई लाभ नहीं है। जबकि ABC में जो फ्लूइड की क्वांटिटी है वो डिफर है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा आपके सामने आया है, जो आप पकड़ के इसको रखेंगे। अगली बात देखते हैं बेटा, यहां पर कंसीडर फॉलोइंग शेप्स, यहां भी बात हम लोगों ने की थी। तो प्रेशर देखिए PX PY PZ, इसके बॉटम पे समझ लीजिए PX PY और PZ जो लग रहा है वो कितने के बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी। हाइट तीनों की सेम है, लेकिन जो वेट है तीनों का वो डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। और जैसा शेप हमको दिख रहा है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं किसमें वाटर, किसमें फ्लूइड ज्यादा है, किसमें कम। तो वेट इज नॉट इक्वल बट प्रेशर इज सेम ड्यू टू सेम हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द फ्लूइड।
तो ये बात आप यहां पर देख पाए होंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज लेते हैं बेटा हम लोग कि अगर ये फ्लूइड है और इसमें कोई ब्लॉक आप डाल देते हैं जो तैरने लगा, सपोज करिए, तो इसके बॉटम पर कितना प्रेशर होगा? तो देखिए पहले जो बॉटम पर प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था एक, प्लस इसकी हाइट अगर एच थी तो एच रो जी था, एच रो जी। अब ये जो ब्लॉक डाले हैं ना, इसका फोर्स अपॉन ए, फोर्स इसका वेट, तो वेट अपॉन इसका ए, जो आपका एरिया ऑफ द ब्लॉक है, ये यहां लिखा हुआ देखिए एरिया ऑफ द ब्लॉक, इसको भी जोड़ देंगे। आप ये ध्यान रखिएगा वरना कई सवालों में गलती होने के चांसेस ज्यादा है। अगर कोई ब्लॉक इसके अंदर डाल दिया है तो इसके बॉटम पर, बीकर के बॉटम पर कितना प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस लिक्विड का प्रेशर प्लस ये जो चीज आपने डाली है ब्लॉक, उसका प्रेशर, जो कि वेट अपॉन एरिया ऑफ दिस ब्लॉक आवेगा। इसको भी पकड़ के रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं, और एक छोटा सा सवाल है ये, इसको निकाल लेते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बिलो ए कॉलम ऑफ वाटर ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एट डेप्थ 10 मीटर। तो 10 मीटर पर अगर निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। प्रेशर हो गया कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं ए लिख देता हूं, ए मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, या पी नॉट लिख दो, पी नॉट ही लिख देता हूं, पी नॉट प्लस रो जी एच, खुला है ना ढक्कन, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, और रो जी एच का मतलब है वाटर का रो होता है एसआई सिस्टम में 1000, तो 1 इंटू 10 की पावर 3, जी की वैल्यू ले लो 10 और हाइट ले लो 10 मीटर, जैसा क्वेश्चन में बोला है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। बस बात खत्म, कुछ था थोड़ी, बस समझ गए हम लोग। अभी 30 मीटर किया तो 30 मीटर के लिए निकाल दो, मैं यही लिख देता हूं, उसमें क्या है भाई। पी क्या हो गया? पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर रो जी एच, तो 1.013 इंटू 10 की पावर 5, और रो तो वही रहा, 10 की पावर 3 लिख देते हैं, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, जी 10 है, और आगे यहां पर 30 ले रहे हैं क्योंकि हाइट 30 कर दी गई है अब, तो 4.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। आप अप्रोक्सीमेटली बात करें तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 4 एटीएम के बराबर। तो ये देखिए दोनों आपके आंसर निकल आए, कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसको नोट करिए, अगला सवाल करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी बनती चली जाए। तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है और आसान भी है। एक कदम और आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल? आप फोटोग्राफ में, डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ऑयल ये भरा हुआ है और ये वाटर है। अब आप इसकी डेंसिटी बोल रहा है, बताओ। तो आप एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, ये पॉइंट समझ लीजिए, इसको ए तो नहीं लिखा कहीं, इस पॉइंट को ए मान लेते, एक्स मान लेते हैं, और इस पॉइंट को वाई मान लेते हैं। क्योंकि ये जो फ्लूइड है ये रेस्ट में है, तो जितना प्रेशर यहां होगा उतना प्रेशर यहां होगा। फ्लूइड में सेम हाइट पर प्रेशर सेम रहता है, तो सेम रहने का मतलब प्रेशर दोनों जगह एक लेवल पर सेम होने वाला है, वरना ये मोशन में होता। तो यहां पर देखते हैं बी पर कितना प्रेशर, ये प्रेशर लगा रहा है और ये इसको इधर ढकेलना चाहेगा, तो ये डाउनवर्ड प्रेशर है, ये अपवर्ड प्रेशर है, दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो मैं यहां लिख देता हूं नेट डाउनवर्ड प्रेशर, या फोर्स कह दीजिए, प्रेशर तो सेम ही होगा, और नेट, ये प्रेशर ही है बेसिकली, नेट अपवर्ड प्रेशर लिख देते हैं। फोर्स भी लिखेंगे तो आगे जाएगा। तो यहां पर प्रेशर देखिए, यहां पर ये डाउनवर्ड प्रेशर कितना हुआ? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है रो नॉट, पी नॉट, तो ये रहा आपका पी नॉट, प्लस इतनी हाइट ऑफ वाटर है तो रो ऑफ वाटर जी, एच डी जी, एच हो गया कितना है 100, ये
अभी एल लिखना पड़ेगा, ये जी हो गया, एच लिख देता हूं पहले, तो लेंथ 105, लेंथ लिख दो एच डी जी, ये हो गया आपका इसका प्रेशर। ये जो प्रेशर लगा रहा है ये इसको इधर ढकेलने की कोशिश करेगा, तभी तो बैलेंस है। या इस समझ लें एक्स और वाई पर दोनों पर प्रेशर बराबर है, तो इसका प्रेशर कितना होगा, इस पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो ये वैल्यू हो गई पी नॉट। फिर इसकी लेंथ कितनी है, देखिए यहां पर लेंथ इसकी हो गई ये एल, और एल में डी और जोड़ दो, तो ये हो गया एल प्लस डी एच, और डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी, ये इक्वेशन बन गई। दोनों तरह का प्रेशर हमने बराबर कर दिया, आप देख पाए होंगे, ठंडे दिमाग से देख लीजिए। अब पी नॉट तो बेटा हो गया कैंसिल, आगे वैल्यू रख देते हैं। रो ऑयल जब निकालेंगे तो रो ऑयल की वैल्यू क्या बनेगी, बनेगी रो डब्ल्यू जी अपॉन एल प्लस डी, रो ऑयल, और जी जी भी कैंसिल हो जाएगा, जी नहीं मिला तो इसको हटाना पड़ेगा, इसकी जगह एल मिलेगा आपको। ये देखिए क्वेश्चन बन गई, बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं। आगे वैल्यू लिख देते हैं बेटा, तो ये रहा वाटर का 1000 एसआई सिस्टम में, लेंथ है 135 मिलीमीटर में रखी है इधर अभी, और नीचे कितनी आ गई एल प्लस डी, एल 135 और डी कितनी है 12.3, और ये वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 916 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू यहां पर आपकी आ जाएगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो इसकी यूनिट है ना जो मिलीमीटर में रखी, ये इससे कट जाएगी, तो इसको मीटर में भी चेंज करेंगे तो भी कट जाएगी, इसलिए चेंज नहीं किया है। पकड़ पा रहे हो, इसकी यूनिट, क्योंकि डेंसिटी निकाल रहे हो, डेंसिटी की यूनिट तो इसके साथ है, इसकी यूनिट चाहे मीटर में रखो चाहे मिलीमीटर में रखो, ये भी नीचे वही मिलीमीटर मीटर में आएगा, दोनों कट जाएंगी। समझ में आ रहा होगा, ऐसे इसको अगर मिलीमीटर लिखें, इसको मिलीमीटर लिखें, तो ये दोनों कट गए, और इसकी यूनिट तो आपने लिखी थी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसलिए कोई दिक्कत नहीं पड़ी। नहीं सोचो एसआई में चेंज नहीं किया, चेंज करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सतर्क रहोगे तो आपका कैलकुलेशन बचता रहेगा। और इसको सॉल्व करके ये आपका आंसर आ गया 916 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आंसर आप लिख सकते हैं, मैं हट जाता हूं। ऐसे सवाल नीट में 2 सालों में काफी आए हैं, 21 में भी आया था, 19 में भी आया था, तो ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, इसमें कुछ होता नहीं है, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात होती। तो इसको आप नोट करें, फिर एक कदम हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और अब आ जाता है बहुत ही शानदार लॉ, पास्कल्स लॉ। पी समझना, आर नहीं समझना। पास्कल्स लॉ, तो जो पास्कल्स लॉ है, इसमें एक बात के ध्यान रखना कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी, इसको इग्नोर करके ये बात कही जाती है, क्योंकि जैसे ही इसको जी को इग्नोर नहीं करते हैं, एच रो जी हमारा प्रेशर ऑफ द कॉलम आता है, और जब हम रो जी को इग्नोर कर देते हैं तो एच रो जी हमारे लिए 0 हो जाता है। तो पास्कल लॉ कब क्या जो बोल रहा है वो स्मॉल जी को इग्नोर करके बोल रहा है। खैर, तो इट स्टेट्स दैट इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, मतलब यहां पर समझ गए होंगे, जी की वैल्यू समझ लो 0 लेके चल रहे हैं, इफेक्ट कुछ है ही नहीं उसका। द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज सेम। ये कुछ ऐसे कह रहे थे, देखिए कि ये अगर कहीं पे फ्लूइड भरा है, इनका कहना है जो प्रेशर यहां पर है वही प्रेशर यहां पर है। तो ये प्रेशर ए और बी पॉइंट पर सेम कब होगा, जब अभी तो हमने पढ़ा था एच रो जी होता है, कॉलम के हिसाब से प्रेशर लगता है, तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंसीडर करने के बाद है। और जी को अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो एच रो जी की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो प्रेशर विल बी सेम एट एवरीवेयर, लिक्विड में कहीं चले जाओ। तो पास्कल साहब ने कहा कि लिक्विड में प्रेशर हर जगह सेम होता है, कहीं चले जाओ आप, लेकिन ध्यान ये रखना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इग्नोर की गई है, या स्मॉल जी 0 लिया गया है। दूसरी बात ने क्या बताया है
आगे एक फोटो भी है कि अगर हम इसमें प्रेशर क्रिएट कर दें एक जगह, ये मान लो फ्लूइड है, ये पिस्टन है यहां पर ऐसे, इस पिस्टन से अगर हम प्रेशर, इसको पिस्टन दबाने लगे तो जो प्रेशर ट्रांसमिट होता है फ्लूइड में वो सेम प्रेशर हर जगह ट्रांसमिट होता है। अगर मैं यहां पर एक छेद कर दूं और इससे लिक्विड निकलने लगे, यहां पर एक छेद कर दूं इससे लिक्विड निकलने लगे, तो इंटेंसिटी ऑफ लिक्विड जो निकल रहा है दोनों होल से वो सेम रहेगा। क्योंकि पास्कल का कहना है, पास्कल साहब का कहना है कि जो प्रेशर हम एक्सर्ट करते हैं वो पूरी लिक्विड में इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो नीचे या ऊपर या कहीं छेद मार देंगे, सेम इंटेंसिटी से आपका फ्लूइड निकलने लगेगा। बात समझ पाए होंगे। सारी चीज में स्मॉल जी का मामला 0 है, ये मैंने हाईलाइट भी किया है, कॉन्सेप्ट को आप पकड़ पाए। यही दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया, यही एक फोटोग्राफ यहां बनाई है। एक इस तरह का देखिए कंटेनर ले लिया है, ऊपर से पिस्टन है, पिस्टन से फोर्स लगाया और इसमें 3-4 होल्स करके रखे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि हर होल से या हर एग्जिट से जो भी फ्लूइड निकल रहा है सबकी इंटेंसिटी क्या है बेटा, सबकी इंटेंसिटी सेम है। तो ये पास्कल्स लॉ को फॉलो करता है कि जो ट्रांसमिट हो रहा है वो प्रेशर वो इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है। और अगर लेकिन अगर जी कंसीडर कर लेंगे, इसके बीच का गैप बढ़ जाएगा तो चीजें फर्क हो जाएंगी। तो पास्कल्स चाप क्योंकि ये काफी पास में है ना, तो इसमें जी का ज्यादा फर्क नहीं है, ऐसा पकड़ सकते हैं। लेकिन मुद्दा पकड़े रहिएगा, जी इग्नोर्ड है इधर। खैर अगली बात करते हैं। पास्कल साहब के थ्योरी पर बेस्ड हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट की चर्चा करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट आपने देखा होगा, किसी गैरेज वगैरह में गए होंगे तो कार को बड़े आराम से उठा लेते हैं, एक मशीन होती है। अब बड़ी तगड़ी तगड़ी मशीनें अब तो आ गई हैं। तो यहां पर वो फंडा क्या है, फंडा ये है कि यहां पर मान लीजिए एक पिस्टन है और इसका एरिया A1 है जो कि काफी कम है, इस और यहां पर ट्यूब बड़ी कर दी है, एरिया काफी बड़ा है, पिस्टन है। तो आप जो प्रेशर यहां लगाएंगे वही प्रेशर यहां एग्जर्ट होगा। पास्कल साहब तो यही बोलते हैं कि प्रेशर एट ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, पास्कल साहब के हिसाब से। तो यहां प्रेशर कितना हुआ, ए पर हो गया साहब F1 अपॉन A1, और बी पर कितना हुआ F2 अपॉन A2, जैसा आप देख पाए। अब अगर F2 की वैल्यू निकालें तो क्या वैल्यू आ गई, A2 अपॉन A1 इंटू F1। इससे क्या फायदा मिला, A1 हमारा काफी छोटा है, A1 इज क्वाइट लेस देन A2। तो ये जो फैक्टर है A2 अपॉन A1 ये काफी बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम कम फोर्स लगाएंगे F1 यहां पर, और ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई होकर ज्यादा फोर्स यहां पैदा कर देगा। हम लगा रहे हैं 1 न्यूटन का और ये फैक्टर अगर 10 है तो ये 10 न्यूटन का ऊपर लगा रहा है। या वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर 20 टाइम्स है तो 1 न्यूटन का लगाया तो यहां 20 न्यूटन का फोर्स लग गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक आप जो नॉर्मल कंडीशन में किसी कार को अपलिफ्ट नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट से आप आराम से उठा लेंगे। मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे। अगली स्लाइड में इसी की चर्चा है जो मैंने यहां पर आपको समझाई, जिसे कनेक्टिविटी अच्छी रहे। खैर यही बात यहां की गई है। A2 अपॉन A1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और ये बात आप पूरी तरह पकड़ पाए होंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, उसको भी लगाते हैं और बड़े आसानी से देखिए हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल है और यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, फिगर शोज ए हाइड्रोलिक प्रेस। ये एक हाइड्रोलिक प्रेस है, ये भी हाइड्रोलिक है, ये बीच में लिक्विड सब भरा हुआ है। विद द लार्ज पिस्टन, ये लार्ज पिस्टन है देखिए, ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर मैं लिख रहा हूं 35 सेंटीमीटर, एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ये जो हाइट यहां इसके लेवल से देखिए, इसके लेवल से जो हाइट है वो 1.5 मीटर ऊपर है, रिलेटिव टू द स्मॉलर पिस्टन ऑफ डायमीटर। इसको मैं D1 D2 कुछ लिख दो, D2 लिख देता हूं, और इसका डायमीटर दे रखा 10 सेंटीमीटर। इसको भी अंडरलाइन कर दो, इसे दिमाग पकड़े।
द मास ऑन दी स्मॉलर पिस्टन इज 20 kg। इसको M1 बोल दो, तो M1 कितना है बेटा 20 किलोग्राम। What is the force exerted on the load is by the larger piston? क्या फोर्स लगा रहा है? The density of the oil, ये बीच में ऑयल भरा हुआ है, इन द प्रेस इज 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये बीच में ऑयल भरा हुआ है। टेक जी बराबर 9.8। तो कुछ बातें लिख लेते हैं, जैसे प्रेशर ऑन स्मॉलर पिस्टन, तो स्मॉलर पिस्टन को मैंने फर्स्ट माना है और इसको मैं 2 मान रहा हूं, तो मैं P1 प्रेशर बोल देता हूं। स्मॉलर पिस्टन आप देख पाए, F अपॉन A, फोर्स कितना है बेटा 20 किलोग्राम का लोड है, तो 20 इंटू 9.8 अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई रेडियस 10 था तो 5 हो गया, 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P2 लार्ज पिस्टन पे आ जाए तो F2 अपॉन A2 की बातचीत करोगे। F हमको पता नहीं है, इसको F2 को F लिख देते हैं, और A की वैल्यू हो गई पाई, और ये 35 सेंटीमीटर का डायमीटर था, तो रेडियस इसका आधा यानी 17.5, तो 17.5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ये वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई। अब देखिए इस स्थिति में अगर मैं यहां पर पकड़ूं तो ये प्रेशर और ये प्रेशर बराबर होना चाहिए। तो यहां पे प्रेशर किस किस चीज का, इतना लिक्विड कॉलम है HROG प्लस खुद का प्रेशर, तो अब मैं कैसे लिखूंगा इसको कि एक हो गया HROG, तो HROG ये जो हाइट आई है लिक्विड की, प्लस इसके लोड की कहानी, प्लस ये वाली बात F अपॉन पाई 17.5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ये प्रेशर किसके बराबर है, इधर वाले के प्रेशर के बराबर, और उसकी वैल्यू कितनी थी 20 इंटू 9.8 अपॉन पाई इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ये बात देखिए इक्वेशन हमको यहां पर बन गई। F निकालना, ये हमको वैल्यू पता है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, लिखता हूं, कलर को बदल लेता हूं थोड़ा। ये है 1.5 मीटर और रो है हमारा 750, G है 9.8, बाकी ये फोर्स वगैरह की वैल्यू F, पाई को 3.14 या जो वैल्यू चाहें आप रख लीजिएगा। मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अब यहां से केवल F निकालना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट F 1.3 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया है। इस तरीके से, इस लॉजिक से इस सवाल को निकाला जाएगा। आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं, थोड़ा सा ऊपर से दिखाता हूं। ये बेटा यहां पर अब ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगली बातचीत हम लोग करेंगे। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ये, तो इसको आप नोट कर पाए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए अगली चीज की चर्चा करते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जो प्रेशर होता है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट के लिए बेटा, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर 2 डिवाइस नॉर्मली हमारे कोर्स में है, एक है बैरोमीटर, एक है मैनोमीटर। दोनों की बात समझेंगे। तो बैरोमीटर में क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, देखिए टेस्ट ट्यूब टाइप है, उसको पूरा मरकरी से भर लेते हैं। ऐसे कोई ट्यूब नहीं दिख रही है, ऐसे नली है, इसको मरकरी पूरी भर ली और उसके ऊपर अंगूठा लगा लिया समझ लीजिए, और ये पूरी मरकरी यहां पर देखिए भरी हुई है, और उसको उठाकर उसके मरकरी के अंदर डुबकी मरवा देते हैं, अंगूठा खोल देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर क्योंकि मरकरी पूरी भरी थी, यहां पर थोड़ा सा वैक्यूम स्पेस बन जाता है, मरकरी डाउन हो जाती है और इस तरीके से बैलेंस हो जाता है। यहां पर क्या है, वैक्यूम, क्योंकि पहले आपने पूरा मरकरी भर रखा था और उसकी एयर आने की जगह नहीं मिली, तो वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब हम लॉजिक लगा देते हैं जो हमने पढ़ाई की है कि इस पॉइंट 1 पर और इस पॉइंट 2 पर क्योंकि लिक्विड रेस्ट पर है तो प्रेशर सेम होगा भाई, वरना ये कहीं ना कहीं भाग रहा होता लिक्विड। अगर प्रेशर सेम है तो P1 पे प्रेशर क्या है,
P1 पे प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही प्रेशर तो लग रहा है आसमान से मतलब एटमॉस्फेयर से, है ना। और जो ये P2 है भाई साहब, इस पे ये प्रेशर है एच रो जी, ऊपर तो वैक्यूम है इसलिए वैक्यूम का कोई प्रेशर नहीं, वरना एटमॉस्फेयर होता तो उसका भी जोड़ देते। तो इसको आप क्या लिख दोगे, एच रो जी। एच है हाइट ऑफ द कॉलम, रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और जी है जो 9.8 या 10 जो मान रहे हैं आप। यहां पर ये जो लिक्विड हमने मरकरी लिया है, इस मरकरी की जगह कोई लिक्विड ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर डेंसिटी कम होगी तो हाइट विल बी मच हाइयर, हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मरकरी लेते हैं क्योंकि मरकरी का डेंसिटी काफी ज्यादा होता है, उससे इसकी जो हाइट है, ये जो एच, वो हमारे कंट्रोल में रहती है, कम आती है, तो हम आराम से मेजरमेंट कर लेते हैं। वरना पानी लेके भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी हाइट बहुत ज्यादा आएगी, हम संभाल नहीं पाएंगे तो अब यहां पर दोनों प्रेशर हमारे बराबर होने चाहिए, तो P1 इज इक्वल टू P2, तो ये वैल्यू हो गई कितनी, P0 इज इक्वल टू एच रो जी। अब ये एच रो जी की वैल्यू रख देते हैं, हाइट कितनी मरकरी की है, डेंसिटी ऑफ मरकरी और जी, इससे क्या निकल आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने का बहुत बढ़िया और सरल तरीका है जो हमारे पास आ गया। आगे हम लोग इसमें कैलकुलेशन की हुई है कि ये मरकरी फरकरी के सब कुछ डाल देते हैं। देखिए रो नॉट एच नॉट जी, यहां वैल्यू डाल दी, रो की 13.6 इंटू 10 की पावर 3 मरकरी का डेंसिटी है, जी 9.8, और हाइट कितनी आ गई, जो एक्सपेरिमेंट किया तो नाप लिया 0.760, और इसकी वैल्यू आ जाती है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो इसीलिए जब कभी कभी हम लोग बोलते हैं तो 76 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बोलते हैं, इसका मतलब इतना ही होता है। 76 मिलीमीटर हाइट है मरकरी की इस बैरोमीटर में, उसी को हम बोलते हैं प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो असली में पास्कल में बात करें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बात करें तो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 मिल जाता है। मेरे ख्याल से ये आप कनेक्शन समझ पाए होंगे 76 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का इससे, ठीक। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। आगे चलते हैं हम लोग और एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए मैनोमीटर की बात कर दी गई है। मैनोमीटर में क्या होता है, ये एक मान लीजिए गैस है, गैस का प्रेशर नापते हैं, एक यू टाइप की ट्यूब लगा देते हैं, और इसमें देखिए यू शेप ट्यूब मरकरी भरी हुई है। मरकरी इसीलिए हमेशा ले रहे हैं कि हमारी हाइट बहुत ज्यादा ना आए। एच रो जी प्रेशर है, तो अगर रो ज्यादा कर देंगे तो एच कम भी रहा तो भी प्रेशर सेटल कर लेगा जल्दी से, एच कम आएगा, वरना अगर रो हमने कम रखा तो एच बहुत ज्यादा आ जाएगा। अब यहां पर इस पॉइंट को लेते हैं 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट। हमें मालूम है कि ये जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो रेस्ट पर है, यानी दोनों जगह प्रेशर बराबर है एक ही लेवल पर। अगर प्रेशर बराबर नहीं होगा एक लेवल पर तो ये कहीं ना कहीं मूवमेंट में आ जाएगा, जो कि नहीं है। तो प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2, सेम लेवल पर है ये। अब ये 1 पर कितना गैस लगा लिए प्रेशर, तो P1 है आपका, मैं PG लिख देता हूं, गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। और यहां 2 पर आइए तो 2 पर ये पारा है मरकरी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P2 की कहानी क्या होगी मेरे बच्चों, एटमॉस्फेयर का प्रेशर और एच रो जी का प्रेशर। अब दोनों प्रेशर बराबर थे तो गैस का प्रेशर आपने निकाल लिया, P0 एच रो जी के बराबर है। ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट का मतलब टोटल प्रेशर कह लीजिए। और अगर हम गॉज प्रेशर निकालें तो गॉज प्रेशर आप जानते हैं, इस प्रेशर में से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा देंगे तो ये गॉज प्रेशर हो जाएगा। जो भी पूछा जाए उस तरीके से बड़ी प्यार से आप निकाल सकते हैं। तो ये लॉजिक बड़े अच्छे से समझ गए होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। और नेक्स्ट स्लाइड में जो मैंने बात समझाई वही यहां लिखी गई है, तो ये वही चीजें लिखी गई जो मैंने समझाई हैं। और गॉस प्रेशर P माइनस P0 जो कि रो GH के बराबर है, और टोटल प्रेशर की बात P0 प्लस एच रो जी आ जाएगा, जो यहां पर लिखा हुआ है। ये इस समय P नहीं है, ये रो है, टाइपिंग एरर है, तो आप इसको संभाल लीजिएगा, ठीक है। बराबर मैंने काफी ध्यान रखा है, लेकिन फिर भी कहीं मानवीय गलती हो सकती है, बहुत कम लेकिन।
तो चलिए अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये आप कर चुके होंगे पहले कभी ना कभी पढ़ाई के दौरान, फिर भी व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम इन ए बैरोमीटर ट्यूब। ये देखिए बैरोमीटर का कहानी ऐसे होता है, ये मरकरी ऐसे भरा हुआ है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो 760 mm के बराबर होगा, पहले शायद मैंने गलती से 76 mm निकल गया, 76 सेंटीमीटर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड द ट्यूब इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहां पर ट्यूब जो है वो हॉरिजॉन्टल से ऐसे ट्यूब इंक्लाइंड है, तो ये इंक्लिनेशन कितना है, दिस इज 30 डिग्री, और पूछ रहा है लेंथ ऑफ मरकरी। मान लीजिए ये मरकरी यहां तक चढ़ा होगा, पूरी ट्यूब बड़ी भी हो सकती है, ऐसे कर देते हैं, यहां तक मरकरी आपका चढ़ा है, तो दिस इज एल, लेंथ ऑफ मरकरी, समझाने के लिए जो बात समझ पा रहे हैं। दिस इज द हाइट ऑफ मरकरी, हमें तो देखिए एच से ही मतलब रहता है, उसी हिसाब से चढ़ता है, तो यहां पर अगर मैं साइन 30 डिग्री लिख दूं तो परपेंडिकुलर अपॉन एल, ये इक्वेशन मेंशन कर देंगे। अब यहां से अगर मैं एल की बात करूं तो एच अपॉन साइन 30 लिख देंगे आप। हाइट कितनी है 76 सेंटीमीटर, तो 76 सेंटीमीटर और ये 1/2, तो 76 इंटू 2 यानी 152 सेंटीमीटर का लेंथ हो जाएगा। इसको जब इंक्लाइंड करेंगे तो ये मरकरी कितना चढ़ जाएगी, 152 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर तो हाइट एटमॉस्फेयर का था ही प्रेशर का। ये कहानी यहां होती है जो आप समझ गए होंगे। मैं हटता हूं और इसको नोट कीजिए, एक अगला इंटरेस्टिंग सवाल हम लोग करने वाले हैं। खैर आपने नोट कर लिया होगा, बात पूरी समझ गए होंगे आप। अगली बात लेके चलते हैं बेटा। अब यहां पर लिखा है मैनोमीटर ट्यूब कंटेन्स ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी, दिस वन when connected to a vessel containing a gas, the liquid level in the other arm of the tube is higher by 20 सेंटीमीटर। दो केसेस हैं, एक केस यहां रुकता है, मैं उसकी फोटो बनाता हूं। मान लीजिए यहां पर कोई गैस है, कैसा भी ले लीजिए, और इससे एक यू ट्यूब आपने, डायग्राम तो माशाअल्लाह जैसा बन जाए, आप समझदार हैं बाकी, कुछ ऐसे ट्यूब है समझ लीजिए आप, और यहां पर कुछ ये यहां तक गैस थी, इसके अंदर गैस का प्रेशर आ रहा होगा, यहां पर देखेंगे क्या प्रेशर रहता है, और इस लेवल से जो मटेरियल भरा है उससे 20 सेंटीमीटर ऊपर तक ये हाइट उठ जाती अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये एच कितनी है 20 सेंटीमीटर, और इस पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट लगी रहा है, और यहां सब भरा हुआ है। ठीक, दूसरी कहानी क्या है, व्हेन कनेक्टेड टू अनदर सैंपल ऑफ इनक्लोज्ड गैस द लिक्विड लेवल इज अदर आर्म ऑफ द मैनोमीटर ट्यूब फॉल्स 80 सेंटीमीटर बिलो द लिक्विड लेवल इन द फर्स्ट आर्म। दूसरी कहानी में क्या है, गैस नंबर 2 में ये गैस नंबर 2 में क्या है कि मान लीजिए यहां तक आपका लेवल भरा हुआ है, तो इससे 8 सेंटीमीटर नीचे तक ये लेवल गिर जाता है। ये हाइट कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर ये लेवल गिर जाता है गैस नंबर 2। आप मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे दोनों में नाटक क्या हो रहा है। फिर बोला है विच ऑफ द टू सैंपल्स एक्सर्ट मोर प्रेशर एंड बाय व्हाट अमाउंट। ठीक है, तो मैं यहां पर लेता हूं, मान लीजिए यहां पर ये प्रेशर P1 लग रहा है, और यहां पर जो गैस प्रेशर लगा रही है साहब वो P2 लगा रही है। बात पकड़ में आपके आई होगी। एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं P1 P2 का। तो P1 के केस में क्या आ गया, ये प्रेशर यहां के बराबर होगा, और ये P0 प्लस एच रो जी आ जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच का मतलब 20 सेंटीमीटर, H1 रो ऑफ लिक्विड, और ये रहा जी।
यहां की बात करते हैं दूसरे वाले की। तो दूसरे वाले में यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर बराबर होना चाहिए। तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, देखो ये हाइट कम है ना, तो इस तरफ ऐड हो जाएगी वो हाइट। यहां से देखिए यहां का प्रेशर यहां का बराबर नहीं है, एक लेवल लेंगे तो यहां का प्रेशर बराबर होगा ये। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए बेटा ये हो जाएगी P2, यहां पे जो प्रेशर है, जो गैस का प्रेशर है, और यहां का प्रेशर कुछ और अगर कहेंगे आप तो H रो जी, और H रो जी कितना है प्लस H2 रो जी, समझ में आ रहा होगा। और ये कितने के बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो यहां पर लग रहा है P नॉट के बराबर। फिर से इस इक्वेशन को समझा देता हूं। देखिए यहां पर जो प्रेशर है वो इस प्रेशर के बराबर है। यहां प्रेशर क्या है, गैस का प्रेशर H2 रो जी, P2 गैस का प्रेशर प्लस ये लिक्विड, और ये बराबर है यहां वाले प्रेशर के जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब यहां से जब P2 निकालोगे तो P नॉट माइनस H2 रो जी आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब यहां पर आप क्लियरली देखो P1 में P नॉट में कोई चीज ऐड हो रही है और यहां पर P2 में P नॉट में कोई चीज घट रही है। तो प्रेशर 1 इज मोर देन P2 फ्रॉम 1 and 2, प्रेशर 1 इज ग्रेटर देन P2। आप देख पाएंगे ये बड़ा ऑब्वियस सी बात है। अब अगर मैं P1 बड़ा है तो P1 माइनस विच ऑफ द टू सिंपल एक्सर्ट मोर प्रेशर एंड व्हाट अमाउंट, कौन कर रहा है, P1 कर रहा है, ये आंसर आ चुका है एक का। लेकिन कितना प्रेशर है उसके निकालने के लिए हम लोग इसको P1 माइनस P2 से निकालेंगे। तो P1 माइनस P2, P1 कितना है, P नॉट प्लस H1 रो जी माइनस दिस वैल्यू P नॉट H2 रो जी, ये वैल्यू लिखी। तो देखिए P नॉट कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई रो जी तो कॉमन आ गया, ये H1 रहा और ये कोई वैल्यू छूट गई है लगता है, बीच में ये माइनस था, समझ तो जाएंगे लगता है, फिर प्लस हो गया और ये H2 वैल्यू आ गई। वैल्यू रख देते हैं, रो कितनी है एक बार चेक कर लेते हैं। रो दे रखा है, अच्छा 4 इंटू 10 की पावर 3 दे रखा है, तो 4 इंटू 10 की पावर 3 आ गया रो, जी की वैल्यू 9.8 और H1 प्लस H2 8 सेंटीमीटर इधर है, 28 सेंटीमीटर यानी मीटर में 0.28। ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये शायद आपका 8.23 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 8K पास्कल, ये आंसर है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना क्या वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। ये यहां पर ऐसा आते हुए दिखती है 8K पास्कल। तो इसको करने के मेथड को आप पकड़ लीजिए और इसको बढ़िया तरीके से करिए। ये काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करता, मैं नीचे लाता हूं, यहां पे रोकता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लें। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे जो उम्मीद है कि आपको आता होगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या हालचाल बनता है। तो इसको तो मैं थोड़ा ऊपर कर दूं जैसे पूरी बात आप नोट कर पाए। ये देखिए इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल की चर्चा चालू करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर पाए होंगे। आ जाते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको मालूम ही है कि जब किसी भी फ्लूइड में कोई भी बॉडी को हम सबमर्ज्ड करते हैं पार्शियली या फुली, तो क्या होता है कि उस पर बायोगेंट फोर्स लगता है और वो बॉडी का अपरेंट वेट पहले वाले वेट की रिस्पेक्ट में कम हो जाता है, कम लगता है अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से। इसलिए ऐसा होता है कि जो अपथ्रस्ट लगता है बायोगेंट फोर्स वो उसके वेट को घटा देता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बताता है कि जो बायोगेंट फोर्स लग रहा है या जो अपथ्रस्ट लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होती है। वो वैल्यू होती है जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर। आप किसी भी चीज को डुबोएंगे पार्शियली, कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका जो वेट होता है वही अपथ्रस्ट के बराबर होता है, वही बायोगेंट फोर्स होता है। ठीक है,
तो यहां पर यही बॉडी, यही चीज लिखी गई है जो मैंने आपको समझाई कि अपथ्रस्ट का मतलब है बायगन फोर्स। जब भी किसी बॉडी को आप डुबकी मरवाएंगे कहीं, पार्शली करें या पूरी डुबाएं, तो इस पे एक अपथ्रस्ट लग जाएगा, जिसे आप बायगन फोर्स में एफ भी लिख दे रहा हूं, और इसी को आप बोलते हैं बायगन फोर्स या अपथ्रस्ट। ये कितने के बराबर होता है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया था। ए बॉडी होली और पार्शियली, पूरी तौर पर या आंशिक तौर पर, पार्शियली सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड या वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जितना लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका जो वेट है उतना ही अपथ्रस्ट लगेगा। और द मैग्नीट्यूड ऑफ बायगन फोर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड अपथ्रस्ट इज गिवन बाई, कितना हो जाएगा, VdG। तो यहां पर वैल्यू हो जाती है, देखिए यहां पर लिखी नहीं है शायद, आप या अगले स्लाइड में लिखी होगी, जो अपथ्रस्ट की वैल्यू हो जाएगी अगर लिक्विड डिस्प्लेस क्या है, इमर्ज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड इनटू जी। ये देखिए इमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इसलिए लिया है क्योंकि जितना सॉलिड का वॉल्यूम डूबेगा उतना ही वॉल्यूम तो लिक्विड का हटाएगा ना। तो ये जो होती है वैल्यू, ये लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये दोनों बातें बराबर हैं, देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करने का है। जितना वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस है वो कितना है, जितना बॉडी का वॉल्यूम डूबा है उसके अंदर, टोटल नहीं, जितना डूबा है। बहुत बढ़िया। और ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जी है आपका ये, तो VI ρ L G की वैल्यू कितनी हो जाती है, अपथ्रस्ट या बायगन फोर्स। ये हम पकड़ के यहां पर चल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। बढ़िया, ये देखिए लिखा हुआ है फोर्स VI ρ L G, मैंने देखा नहीं। तो अब आप समझ गए। अब क्या कर रहे हैं, ये अपरेंट वेट निकाल रहे हैं। तो आप अपरेंट वेट जब भी निकालने जाएंगे, देखिए लिखा है, मैं दोबारा नहीं लिखता हूं, अपरेंट वेट का मतलब है एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। एक्चुअल वेट तो mg होता है, हवा में है जैसे तो mg को, मास को आप वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि d इक्वल टू m/v होता है। तो मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो v ρ S G माइनस v ρ L G। ये क्या है आपका W अपरेंट। तो W अपरेंट और एक्चुअल वेट के बीच में एक रिश्ता कायम कर लिया जाता है, जो सवालों में बहुत पूछा जाता है, वो रिश्ता या रिलेशनशिप या उस पर बेस सवाल। अब इसी को देखिए आप लिखेंगे तो W अपरेंट का क्या आ गया, VG ले लो यहां से कॉमन, अगर पूरा डूब गया है तो ये वैल्यू आ गई ρ S माइनस ρ L, और फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, ρ G ρ S माइनस ρ L, और यहां से ρ S कॉमन ले लीजिए। ये क्या हो गया, W एक्चुअल और 1 माइनस ρ L अपॉन ρ S। ये फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट, ब्रैकेट में 1 माइनस ρ L लिक्विड का डेंसिटी अपॉन सॉलिड का डेंसिटी। इससे आप अपरेंट वेट बड़े प्यार से निकाल पाएंगे। तो ये बात पकड़ में आनी चाहिए। कुछ स्पेशल केस लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द बॉडी विच इज गोइंग टू बी सबमर्ज्ड, उसमें जो रिलेशनशिप होता है उसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि बॉडी फ्लोट करेगी या सिंक कर जाएगी। तो उसकी चर्चा करते हैं अगली 3 स्लाइडों के अंदर। अगर हमारा सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, लिक्विड मतलब जिसमें डुबो रहे हैं, और सॉलिड मतलब ये ऊपर, इतना तो हम लोग समझते हैं, फिर भी मुझे ये लगता है कहीं आप कोई चीज मिस ना कर दें। तो इस बॉडी को हमने पूरा डुबकी करवाई, हाथ से जोर लगा के नीचे डाला और छोड़ दिया। अगर हमारा लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है इससे, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी को ऊपर तक ले आएगा वो, और उतना ऊपर तक लाएगा जब तक कि जो ये जितना बॉडी डूबी है ना, ये इतना, जब तक कि इसका जो वेट है वो एक्चुअल वेट अपथ्रस्ट के बराबर ना हो जाए। और एक्चुअल वेट जो डूबा होता है, ये mg जो लग रहा है वो तो लग ही रहा है, और जितना ये बॉडी डिस्प्लेस कर रही है लिक्विड, वो क्या आएगा, तो V1 ρ L G आएगा। जब ये बराबर हो जाता है mg के बराबर, तो ये बॉडी जाके ऊपर निकलना बंद कर देती है, वरना ये ऊपर निकालता रहेगा तब तक जब तक कि हमारी ये जो वैल्यू बराबर ना हो जाए, क्योंकि ρ L हमारा ρ L हमारा सॉलिड से ज्यादा था। तो ये थोड़ा सा हिस्सा डूबा रहता है, बाकी बॉडी
फ्लूइड के ऊपर रहती है। और इस समय क्या है, देखिए mg जो वेट नीचे लग रहा है और अपथ्रस्ट जो लग रहा है वो बराबर है, तभी तो तैर रही है ना, वरना क्यों तैरती। तो यहां पर आप समझ पाए होंगे mg और अपथ्रस्ट की वैल्यू भैया बराबर है। और vi का मतलब क्या है, जितना ये vi का मतलब है जितना ये डूबा है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड या डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड। बात पकड़ में आ गई ना। अगर लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है तो इसको ऊपर निकाल देगा, थोड़ा सा बस हिस्सा डूबेगा, बाकी इस तरह तैरेगा। अगर दोनों का डेंसिटी बेटा बराबर हो जाए तो कैसे क्या हालचाल होंगे, W अपेरेंट 0 हो जाएगा और इस तरह इसके देखिए टॉप लेवल से टच करता हुआ ही तैरेगा, क्योंकि पूरा डूब जाने के बाद mg की वैल्यू अब थ्रस्ट के बराबर हो गई। तैर अब भी रहा है, mg की वैल्यू vdg के v के बराबर है, लेकिन इस स्थिति में ऊपर में टच करते हुए तैर रहा, आप देख पा रहे होंगे। जब कब हो, लिक्विड का डेंसिटी और सॉलिड का डेंसिटी इक्वल हो, लेकिन अगर सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हो गया जैसे यहां, तो उस समय ये बॉडी सिंक कर जाती है, फ्लोट नहीं करती है, बॉटम में आके रुक जाएगी। इट विल सिंक, सिंक का मतलब डूब जाती है, तो डूब के ये कहां पहुंचती है, बॉटम पर। इस समय आप mg इज इक्वल टू v नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये तैर नहीं रही है ये बॉटम में जाके उससे रिएक्शन लेके बैलेंस हुई है। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। एक सवाल और लेते हैं जो इंटरेस्टिंग है और आपको क्लैरिटी की तरफ ले भी जाएगा। देखिए इस सवाल में क्या है, ऑर्नामेंट कोई गहना है जैसे लेडीज लोग पहनती हैं, वेइंग 50 ग्राम इन एयर, हवा में उसको ले रहे हैं तो 50 जी इन एयर दिख रहा है, वेट्स ओनली 46 ग्राम इन वाटर, पानी के अंदर 46 ग्राम है। एज्यूमिंग दैट सम कॉपर इज मिक्स्ड, इसमें ऐसा मान रहे हैं कि कुछ कॉपर गोल्ड के साथ मिक्स किया गया है प्रिपेयर करने के लिए, जिससे अच्छा सा उसको डिजाइन दे सके। टू प्रिपेयर द ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट को प्रिपेयर करने के लिए फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर इन इट, इसमें कितना कॉपर है ये हमको निकालना है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड 20 है एंड दैट ऑफ कॉपर इज 10 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब रिलेटिव डेंसिटी की बात की जा रही है। सवाल शुरू में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे सवाल किए रहेंगे तो बड़े आराम से हो जाता है। अब हम शुरू क्या करते हैं, m ले लेते हैं जो कि है मास, इक्वल लगा दो मास ऑफ कॉपर जो इसके अंदर मिलाया गया है, कॉपर आप समझ गए होंगे। और फिर मास ऑफ गोल्ड कितना रहा, 50 माइनस m, यह है मास ऑफ गोल्ड, क्योंकि 50 ग्राम था हवा में, अगर m कॉपर है तो 50 माइनस m आपका गोल्ड है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर कितना रहा, वॉल्यूम ऑफ कॉपर, तो V1 की वैल्यू रही मास अपॉन डेंसिटी 10, सीजीएस सिस्टम में लिख देंगे तो 10 का 10 लिख देते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को या स्पेसिफिक ग्रेविटी को। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ वाटर गोल्ड, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड कितना है जिसे मैं V2 से कह रहा हूं, वो मास है 50 माइनस m और रिलेटिव डेंसिटी थी 20, तो डेंसिटी इसको 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले ली। अब यहां पर हम जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी क्या होता है, रो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है रिलेटिव डेंसिटी से। अब फॉर्मूला लगा देते हैं क्या, डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, जितना अपथ्रस्ट लग रहा होगा उतना ही तो वेट में डिक्रीज होगा। अपथ्रस्ट लग कितना रहा है, 4 का कमी आ रहा है वेट में, 50 की जगह 40 जी। अगर 40 जी लिख दिया हमने, 40 जी नहीं है, 4 का कमी है, 4 लिख दिया, 4 जी लिखा है, 4 ग्राम अगर पकड़ रहे हैं तो मैं इसको जी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 जी इसका वेट हो गया। और अपथ्रस्ट कितना लगा बेटा, अपथ्रस्ट लगा, ये वॉल्यूम था इसका m/10, तो ये अपथ्रस्ट लगाया इसने mv हो गया, और d वाटर का d विच इज 1 इंटू जी,
प्लस वॉल्यूम ऑफ गोल्ड 50 माइनस m अपॉन 20 वाटर का डेंसिटी इंटू जी, क्योंकि डेंसिटी तो लिक्विड की ही लेते हैं, है ना, क्योंकि जो अपतरस लगाता है। अब देखिए यहां पर ये जी 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 तो निपट गया। 4 इज इक्वल टू m बाई 10 प्लस 50 माइनस m बाई 20। ये एक बहुत ही सरल सी इक्वेशन बनी, चाहे तो 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आ जाएगा 80 और 2m प्लस 50 माइनस m, तो m से m बचा और ये 50 30 आ गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया कि कितना m क्या था हमें, मास ऑफ कॉपर, यानी कितना इसके अंदर कॉपर डाला गया है बेटा, ये मास ऑफ कॉपर। इस तरीके से देखिए उस जमाने में एक स्टोरी भी है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल निकला ही इसलिए था कि वहां के जो राजा थे उनको मुकुट बनवाने का बहुत शौक था, तो वो मुकुट बनवाते थे अपने जो ज्वेलर्स थे, सुनार जो थे, उनको ऑर्डर देके। अब उनको शक रहता था कि ये जो सुनार मेरा मुकुट बना रहा है वो प्योर गोल्ड नहीं बनाता है, इसमें गड़बड़ी करता है, लेकिन वो एक बार मुकुट बन जाए तो वो जाने कैसे। तो इसका जिम्मा उन्होंने अपने बड़े पावरफुल साइंटिस्ट जो आर्किमिडीज थे उनको कहा कि भाई कोई ऐसी चीज तुम निकालो जिससे मुकुट बनने के बाद बिना इसको गलाए हम मुकुट में निकाल सकें कि कितनी अशुद्धि इंप्योरिटी मिक्स की गई है या ये प्योर गोल्ड है कि नहीं। उसके बाद आर्किमिडीज ने जब ये चीज डेवलप कर ली, पता लगाया गया, तो पता लगा कि इंप्योरिटीज मिक्स हैं, तो उन ज्वेलर्स को बुलाया गया और सजा देने की बात आई कि उनको सजा दी जाएगी कि आपने इसमें बहुत गलत काम किया है। फिर अपने उन राजा ने उनको सजा भी दी। क्या सजा दी इसका व्याख्यान नहीं है कि फांसी पे चढ़ा दिया कि कारावास कर दिया, मालूम नहीं, लेकिन ये एक रियल स्टोरी जो मेंशन है। और इस वजह से कहते हैं ना कि जो नीड होती है वो नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस कहते हैं, जब आवश्यकता पड़ती तो लोग ढूंढ लेते हैं कुछ ना कुछ। तो यहां पर ये कहानी थी जिससे आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ गया। और इस सवाल के तहत आप ये जान पा रहे हैं कि गोल्ड में कॉपर कितना मिक्स किया गया है। यही समझ लीजिए आर्किमिडीज ने राजा को समझा दिया होगा थ्योरी बना के। और देखिए कितना कमाल हो जाता, कितनी आप समझ पाए ना, गोल्ड में मिक्स किया था कॉपर और हमने निकाल लिया बिना तोड़े। तोड़ने और गलाने के बाद तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन तोड़ना नहीं था। ऑर्नामेंट में कितना कॉपर है हम निकाल ले गए। उम्मीद आप समझ पाए होंगे और एंजॉय कर पाए होंगे इस चीज को। चलिए इसको नोट कीजिए, अगला एक सवाल और करेंगे जो बात हमें समझ में आती है। मेरे ख्याल से इसको आप नोट कर पाए होंगे। एक कदम आगे और बढ़ाते हैं। अगला सवाल जिस तरफ इशारा करता है, देखिए कई बार समुद्र के अंदर जो आइस जमी हुई बर्फ होती है वो तैर रही होती है ऊपर, और जब शिप वहां से जाता है तो उससे बचता है, कई दूरी बहुत दूर से कट लेता है, अपना रास्ता बदल लेता है। क्योंकि जो कहते हैं ना टिप ऑफ आइसबर्ग, जो आइस का टिप दिखता है वो बहुत छोटा दिखता है और नीचे उस आइस का, उस बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ होता है जो दिखता नहीं। इसीलिए हमेशा बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक कहावत भी इंग्लिश में। टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब आपको तो जो प्रॉब्लम दिख रही है बहुत छोटी है, असल में बहुत ही ज्यादा भारी है जो समुद्र के अंदर महापहाड़ छुपा हुआ है। ये इस सवाल के तहत वो चीज हम जान पाएंगे कि कितना पार्ट, वैसे तो मुझे मालूम है, मैंने सवाल किया हुआ है कि केवल 1/9, अगर मुझे सही याद है 1/9 पार्ट ऊपर दिखता है और उसका 9 गुना हिस्सा डूबा रहता है। अगर ऊपर 10 मीटर का पहाड़ दिख रहा है तो नीचे 90 मीटर अंदर है अरे बाप रे, बड़ा कमाल की बात। तो भाई ये देखते हैं इसकी कहानी क्या है। तो डेंसिटी ऑफ आइस है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर ऑफ डेंसिटी 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ आइस आउटसाइड द वाटर। यानी पानी में ना ऐसे कोई टिप उसका दिख रहा होगा और नीचे बहुत बड़ा सा हिस्सा होगा, ये आइस जो हमको टिप आइस ऑफ टिप या जो भी बोले दिख रहा होगा। ये देखिए तैर रहा है, इस समय फ्लोट कर रहा है ना, तो ये फ्लोट अगर होता है तो हमेशा इसका वेट, इस आइस का वेट आप थ्रस्ट के बराबर होगा, वरना ये तैर ही ना पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन भी कई लोग इसको बोलते हैं। भाई तैरेगा तो तभी जब आप थ्रस्ट और वेट बराबर हो जाए। तो वेट आइस का कितना है, वॉल्यूम ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू जी। आप थ्रस्ट कितना, वॉल्यूम ऑफ
जितना सबमर्ज्ड पार्ट है, वाई आई आई लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। ये वी आई का मतलब क्या है, जितना पार्ट डूबा है, इमर्स्ड पार्ट, वॉल्यूम इमर्स्ड, और वी कितना है, टोटल, क्योंकि वजन तो टोटल से आएगा। तो ये रो आई समझ गए, आइस का है वगैरह वगैरह। अब यहां पर अगर मैं रेशियो ले लूं वी आई अपॉन वी, इन्हीं दो फॉर्मूले से, तो मैं क्या लिख पाऊंगा, रो आई अपॉन रो डब्ल्यू। मैं सही लिखा हूं क्या? बिल्कुल ठीक लिखा हूं। इसकी वैल्यू हो गई 900 और नीचे की हो गई बेटा 1000, वैल्यू हो गई 0.9। तो आप क्या देख पा रहे हैं, जो डूबा हुआ पार्ट है वो टोटल वॉल्यूम का 0.9 है, 0.1 ही दिख रहा है, एक हिस्सा दिख रहा है, तो 9 हिस्से डूबे हैं। तो इसीलिए ये शिप जब आ रहा होता, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं समुद्र में, तो दूर से देखकर काफी दूरी से कट लेता, वरना क्या होगा, सोचेगा इतनी ही बाजू से निकलेगा, जैसे ही बगल से निकलेगा घुस जाएगा इसके अंदर, क्योंकि पहाड़ सीधा तो है नहीं, ऐसे फैला रहता है, दिखाई नहीं पड़ता। खैर, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो उस तरीके निगाह से पढ़ते हैं, बहुत सरल सी बात है, आप समझ गए होंगे। इसको थोड़ा फील करेंगे ना तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। और यहां बात करें कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर, तो सिंपल सी बात है भाई, 0.9 डूबा था तो 1 में से 0.9 घटा दो तो 0.1 ये आउटसाइड द वाटर। इसमें कौन सी बहुत बड़ी रिसर्च करना अपने को। खैर, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर हम लोग आगे की बातचीत करते हैं बेटा जी। बहुत अच्छी बात, तो आप नोट कर पाए होंगे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और लेते हैं और इसको हम लोग बड़े सिंपल से याद कर लेंगे। देखिए, बायगन फोर्स जब कंटेनर में है, फ्लूइड है, आप किसी बॉडी को डुबो रहे हैं, बायगन फोर्स आपने लगा दिया, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड, और रो है लिक्विड का और जी लग गया। लेकिन अगर जिस कंटेनर में है उसे ही एलिवेटर में रख दें, वो एक्सेलरेटेड मोशन में चला जाए ऊपर या गिरने वाली स्टेज पर, फ्री फॉल, या नीचे ले जा रहे हो, तो बायगन फोर्स चेंज हो जाता है। मैं यहां पर बता देता हूं कब आपको क्या लेना है, वो पकड़े रहिएगा। अगर बॉडी इसी के लिए लेते, ये ऊपर जा रहा है देखिए एक्सेलेरेशन में, तो जो फोर्स हमारा बायगन फोर्स होगा वो बायगन फोर्स G+A के, जी इफेक्टिव बात करते हैं, G+A के बराबर आ जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये इफेक्टिव बात कर रहे हैं, इफेक्टिव G डैश, इफेक्टिव G लिखना चाहिए, यहां पे सही लिखा नहीं मैंने, यहां F हमेशा लेते हैं G इफेक्टिव के बराबर। तो G इफेक्टिव बराबर होता है G+A। अगर ये ऊपर जा रहा है, अगर ये आपने पूरा का पूरा कंटेनर ए से नीचे भेजना शुरू कर दिया, तो बायगन फोर्स की कहानी अब क्या हो जाएगी, G-A, ये G इफेक्टिव है। और अगर आपने यहां पर फ्री फॉल कर दिया, यानी स्मॉल जी से गिर रहा है, तो FB की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, क्योंकि G-G होता है, देखिए 0। बात पकड़ में आई है? जैसे हम न्यूटन वाले मोशन में करते तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर आप इसको कंटेनर में भर लिए और चालू कर दिए, पत्थर एक डाल दिया और इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो बायगन फोर्स कितना लेना है, G+A। अगर ये बॉडी ऊपर जा रही है, वहां भी तो लेते थे जब अपरेंट वेट लेते थे वेइंग मशीन में, 5वां नंबर चैप्टर, तो भी यहां पर G उल्टा लगा देते थे, एक्सेलेरेशन G+A कर देते थे। और यहां अगर ये बॉडी नीचे जा रही है G से, तो ये G-A हो जाता है बायगन फोर्स। और अगर यहां पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू G हो जाती है, डाउनवर्ड फ्री फॉल जिसे बोलते हैं, फ्री फॉल, तो उस समय आपका बायगन फोर्स 0 होता है। इस समय ऐसा बोला जाता है कि जो बबल्स होते हैं, बबल्स बनते हैं ना, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको मालूम नहीं, जो पानी के अंदर बबल बन जाते हैं, वो बबल इस सिचुएशन में अगर वो फ्री फॉल में जा रही है बॉडी, तो बबल ऊपर नहीं आते हैं, क्योंकि उस पर अपथ्रस्ट लगता ही नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में अपथ्रस्ट लगता है, जिसकी वजह से तैर के बुलबुले, हाँ बुलबुले ऊपर तक आ जाते हैं और फूट जाते हैं बाद में, है ना। लेकिन अगर वो फ्री फॉल में है, उस समय उस पर बायगन फोर्स 0 हो जाएगा, तो बुलबुले या बबल ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा। खैर, ये बात समझ गए होंगे, ये ऐसे समझाना ज्यादा अच्छा था। बाकी कार्यक्रम जो है कैसे क्या हुआ, ये सब कहानी यहां रामायण लिखी हुई है थोड़ी बहुत, वो आप पढ़ सकते हैं। ये आपको प्रेजेंटेशन टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूंगा, लेकिन जो मैंने बताया है वो पकड़ के रखिएगा, उसी से सवाल बढ़िया तरीके से निकलेंगे। खैर,
अगली बात करते हैं बेटा, हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में देखिए, द टेंशन इन ए स्ट्रिंग, ये यहां पर अभी मैं आपको बताऊंगा, ये इस तरह से बंधा हुआ है, ये स्ट्रिंग बंधी हुई है, ये स्ट्रिंग ऐसे बंधी है, दिख रही होगी, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं और गाढ़ा कर देते हैं। ये बंधी हुई है ऑफ ए सॉलिड ब्लॉक बिलो द सरफेस ऑफ ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन ऑफ सॉलिड। जो लिक्विड की डेंसिटी है वो सॉलिड से ज्यादा है, तो उसमें फ्लोट अपथर ज्यादा लगेगा। एज शोन इन द फिगर इज टी नॉट। तो टी नॉट की कहानी क्या थी मैं पहले बता दूं, और ये पूरा ए से ऊपर जा रहा है। व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट, जब रेस्ट पर है तो बैलेंस है। मैं यहां फोटो बनाना चाहूंगा, ये फ्री बॉडी बना दीजिए, ऐसे ब्लॉक पकड़ लीजिए बेटा जी, और इस पे बायगंट फोर्स लग रहा था एफ, और ये स्ट्रिंग थी तो टेंशन नीचे लग रहा होगा टी नॉट, और वेट भी नीचे लग रहा था तो एम जी। तो जिस समय ये कोई मोशन में नहीं था, ये बैलेंस था, हम कह सकते हैं एफ बराबर टी नॉट प्लस एम जी। कोई भी यहां पर परेशानी नहीं है। दूसरे केस में क्या है, वॉट विल बी द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग इफ द सिस्टम हैज एन अपवर्ड एक्सेलेरेशन। ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ऊपर जाने लगा ए एक्सेलेरेशन से। उस समय क्या स्थिति बनेगी, फ्री बॉडी बनाए तो अब जो फोर्स बायगंट फोर्स है वो बदल चुका है एफ डैश, और जो स्ट्रिंग में टेंशन तो अब भी नीचे है और वेट अब भी नीचे है, बॉडी एक्सेलेरेशन ऊपर पकड़े हुए है। तो यहां पर इक्वेशन क्या आप बनाएंगे, देखिए लिखेंगे एफ डैश माइनस टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो इसे आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। मेरे ख्याल से बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। एक तीसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई जो बायगंट फोर्स है। मैंने ये आपसे बातचीत की थी कि वो प्रोपोर्शनल होता है जी इफेक्टिव के। तो अगर मैं लिखूं तो बायगंट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू जी, शुरू में जब रेस्ट में था। जब एक्सेलेरेटेड मोशन में है तो जी प्लस ए। आपको अभी सिखाया था कि ए अगर ऊपर है तो बायगंट फोर्स में जी प्लस ए कर देना। इन दोनों का रेशियो ले लो, अगर एफ डैश एफ अपॉन जी प्लस ए अपॉन जी, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई, एफ जी प्लस ए अपॉन जी। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब यहां पर क्या बोला है, व्हाट विल बी द टेंशन। कितने अननोन है यहां पर, देखिए 3 इक्वेशन है, एक एफ अननोन है, एफ डैश अननोन है और टी अननोन है। 3 इक्वेशन 3 अननोन्स, इसको सॉल्व कर डालिए। आफ्टर सॉल्विंग 1, 2 एंड 3 इक्वेशंस, हमें क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू टी नॉट 1 प्लस ए अपॉन जी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये बड़े आराम से इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। एफ डैश की वैल्यू यहां पे एफ डाल दीजिए, ये 2 वेरिएबल में आ गया एफ टी में, और एफ को उड़ा दीजिए, टी की वैल्यू मिल जाएगी। वो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने पूरा फिजिक्स आपको समझा दिया, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा था, इसलिए जो बायगंट फोर्स की कहानी आ गई वो जी प्लस ए के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, जी इफेक्टिव के, और रेशियो लेने के बाद ये कहानी बन गई। तो इक्वेशन 1, 2, 3 दिख रहा है। इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं और एक छोटी सी चीज और बताता हूं कि भाई जब कोई बॉडी फ्लोट कर रही होती है तो कब वो रोटेट या टॉपल डाउन कर जाती है। रोटेशन कब होता है, भाई कोई भी चीज तैरा रहे हैं ऐसे गिर जाती है, या कई लोग नाव में सवार रहते हैं, खड़े हो जाते हैं बहुत सारे, तो नाव पलट जाती है। वो कहानी क्या है, बस इतना समझना है। तो चलिए फटाफट उसको देख लेते हैं। यहां बात की जा रही है रोटेटरी इक्विलिब्रियम की। भाई कोई चीज तैर रही है बढ़िया, लेकिन रोटेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब रोटेट ना करे। तो जब वो सब सिस्टम बराबर होता है तो बायगंट फोर्स जो एक्ट कर रहा है, समझो इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पर वेट एक्ट कर रहा होता है, इस बॉडी का वेट। ये दोनों पॉइंट अलग होते हैं। अगर ये दोनों एक ही लाइन में है और दोनों इक्वल हो गए तो बढ़िया सा फ्लोट करेगी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, ऐसे टॉपल किया, घुमाया, तो घुमाने में अब ये जो बायगंट वाला पॉइंट है यहां पर बायगंट नहीं लगता, बायगंट फोर्स। अब क्या होगा, बायगंट फोर्स का पॉइंट यहां कहीं चला आएगा, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं मेटा करके मेटा सेंटर। वो जो मेटा सेंटर है कैसे निकालते हैं, जो पहले लाइन थी और अब घुमाने के बाद
जो बीजी की लाइन बन रही है उसको आपस में मिला दो, वो जहां इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को मेटा सेंटर कहते हैं। यानी जो बायगेंट फोर्स अभी लग रहा है उससे और जी में एक लाइन बनाओ, वर्टिकल लाइन हो गई है, बी लगने वाली ऐसे और दूसरी ऐसे लाइन, दोनों ने इंटरसेक्ट जहां किया है वो मेटा सेंटर हो गया, क्योंकि बायगेंट फोर्स तो सीधे ही काम करेगा। तो अभी का वर्टिकल लाइन और पहले वाली जो लाइन थी उन्होंने जहां इंटरसेक्ट किया है वो मेटा सेंटर है। तो अगर मेटा सेंटर ऊपर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है तो उस समय ये देखिए इस पे जो टॉर्क डेवलप होगा वो इस तरफ घुमाएगा, ये भी इस तरफ, ये वापस सीधा हो जाएगा ऐसे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपका मेटा सेंटर इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आ गया, ये जो बायगेंट फोर्स जो अब मेटा सेंटर मिला है वो नीचे आ गया, तो ये बॉडी घूम के पलट जाएगी, डूब जाएगी कह लीजिए। अब देख रहे हैं ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, मेटा सेंटर नीचे है। इसीलिए जो नाव रहती है, नाव में जब बैठे रहते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तो वो तैरती रहती है, लेकिन जब लोग खड़े हो जाते हैं, जब लोग खड़े हो जाते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बायगेंट फोर्स से ऊपर चला जाता है और देयर इज अ रिस्क कि नाव पलट जाए। इसलिए जो नाविक होते हैं वो कहते हैं ना, बैठ जाइए इसमें, सब लोग भीड़ लगा रहे, खड़ी होगी तो समस्या हो जाएगी। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। So for rotational equilibrium of floating body, the meta center must always be higher than the center of the gravity of the body, जो बात मैंने यहां पे समझाई थी। अब देखिए, however if meta center goes below center of gravity, the couple due to forces at G and B dash tends to topple the floating body, यानी वो घुमा के टॉपल कर देगा। अब इसके बाद आ जाता है आपका 3 क्वेश्चन चैलेंज। ये पूरी बात हम लोगों ने पढ़ ली और यहां पर देखिए ये 3 क्वेश्चन चैलेंज है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो पढ़ाई आपने की है उसके बेसिस पे ध्यान से, क्योंकि ये जो सवाल हैं ये आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल हैं, इनको करके इनका सही आंसर पोस्ट करेंगे आप। तो क्या करना है, पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। 3 क्वेश्चंस मैं दूंगा, इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए और इनके आंसर्स के लिए अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन चैलेंज, मैं हट जाता हूं, 2019 का सवाल है। इससे आपकी काफी बढ़िया प्रैक्टिस होगी और क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा। मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाए होंगे। पहले क्वेश्चन को देखकर इसका आंसर कीजिए क्या बनता है। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। मैं हट जाता हूं, इसको भी ध्यान पूर्वक करें और बतावें कि क्या स्थिति बनती है। मेरे ख्याल से इसको भी समझ गए होंगे, देख लिए होंगे, इसका भी आंसर कीजिए। और नंबर 3 क्वेश्चन ये रहा और इस क्वेश्चन के हिसाब से दिमाग लड़ाइएगा। इस क्वेश्चन को कभी कभी इंटरप्रेट या समझने में तकलीफ हो जाती है, सावधानी से फिर इसका आंसर कीजिए। तो आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप फिजिक्स को आसान भाषा में सीखना चाहते हैं और चाहते हैं वीडियो लेक्चर देख के न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। मेरा वादा है कि आपको अगर कोटा में भी पढ़ रहे हैं तो वैसा मैच्ड कंटेंट मिलेगा या उससे कई जगह बेहतर, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बेहतर कंटेंट आपको यहां मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिए, अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।